आज हमारे जो साथ हैं वो काफ़ी खास हैं क्योंकि वो हैं तनुश्री दत्ता। आप इनको बहुत सालों से जानते हैं, इनके गानों, फिल्मों, हर चीज़ को बहुत एंजॉय किया है। मैं आपको बता दूं कि ये है मिस इंडिया यूनिवर्स एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस। सो हेलो तनुश्री। Hi Chetna, how are you? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? Good, good, thank you. लुकिंग सो फ्रेश, वाओ। Thanks, thanks. Yes, I try. तो आज हम लोग जहाँ पर हैं ना तनुश्री, वहाँ पे खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? जरूर. तो हम मंगाएं फिर? हाँ बिल्कुल. ओके, सो कैन वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग हियर? उससे पहले थोड़ी मेरी बातें कर ले खाने के ऊपर। हाँ बिल्कुल. तो क्या खाना पसंद करते हैं आप? I love food in general. जो प्यार से मुझे खिला दें लोग, I eat it. Except some meats, I avoid that. But other than that, I eat everything. You're proper vegetarian or something like चलता है थोड़ा Like बहुत? chicken and fish and goat meat I have. हाँ. I just don't consume cow meat, and I'll have buffalo meat also. That's fine. ओके ओके. Certain kind of meats I don't have हाँ. because just avoid it. Not for religious reasons, just generally avoid it. So are you a foodie person like कि कंट्रोल नहीं होता खाना देखकर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. I have a tremendous amount of control over my hunger क्योंकि मैं फास्टिंग वगैरह करती हूँ कंट्रोल्ड वे में, अपनी हेल्थ को नहीं अफेक्ट करती हूँ, तो उससे एक सेल्फ कंट्रोल तो आ ही गया. बट मैं एंजॉय करती हूँ खाना डेफिनेटली. ऐसा लोगों का मानना है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है वो खाना एंजॉय नहीं कर सकते हैं या लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते. मैं पूरे संसार को एंजॉय करती हूँ. अच्छा. लेकिन मैं उससे डिटैच्ड भी हूँ. मैं ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ अगर मुझे नहीं मिले या कुछ चीज़ें मेरी तरीके से नहीं हुई तो मैं अपसेट हो जाऊंगी या मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा या फिर मेरी ज़िंदगी खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. उस तरह का कुछ उस तरह का एंटेंगलमेंट नहीं है. बट आई एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ. या आई नो हाउ टू एंजॉय लाइफ. बीइंग अ मुंबईकर, क्या ऐसा लगता है लाइक ये वड़ा पाव, पानी पूरी, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तो वैरायटी है, क्या मज़ेदार आपको लगता है? यू कैन कंट्रोल समथिंग लाइक दैट? नहीं, कंट्रोल तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बस पानी वाटर इज द ओनली थिंग दैट आई नीड टू हैव सो सर्वाइव. उसके अलावा बट व्हाट आई एंजॉय इज पानी पूरी पसंद है मुझे. मुंबई का वड़ा पाव भी मैं आई हैव. चाट, आई लव चाट. ओके. मुझे बिरयानी पसंद है और पाव भाजी, जो भी चीज़ें है इंडियन वेस्टर्न मैंने सब ट्राई किया है. सब तरह के कुजीन्स मैंने ट्राई किए हैं. मैं कुकिंग भी खुद करती हूँ वाओ. ओकेजनली. और मैं रेसिपीज और यूट्यूब देख देख कर मैं उन डिशेस को रिक्रिएट भी करती हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट यूट्यूब जैसा मैं उसको प्रेजेंट भी करती हूँ. सो आई एस्थेटिक है ना? हाँ, मतलब उसका टेस्ट तो वैसे ही होएगा. मतलब रेसिपीज फॉलो करती हूँ. सो आई एंजॉय दिस. आई लाइक द स्पेस ऑफ फूड. और मैं उसको बैलेंस करती हूँ फिटनेस के साथ, विथ माय हेल्थ एक्टिविटीज. तो हो जाता है बैलेंस. या तो आई थिंक हमारी भूख बढ़ती जा रही है ऐसे बात करते करते, तो जल्दी से मंगा लें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये दादा लाइए प्लीज. तो तनुश्री खाना तो आ रहा है और तब तक आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी कॉफ़ी भी पी रही हैं. कैसे लगी कॉफ़ी? अच्छी अच्छी है फिल्टर ना? कॉफी. या तो चाय और कॉफ़ी पे तो और खाने पे तो बहुत सारी बातें होती हैं. तो आज हम स्टार्ट करें आपकी जर्नी से. कैसी रही? आपको याद है आप सबसे पहले इंडस्ट्री में कब आई थी? क्या हुआ था एग्जैक्टली? कैसे फर्स्ट ब्रेक मिला था? देखिए, मेरी जर्नी बहुत लंबी है. वो फिल्म इंडस्ट्री से शुरू नहीं होती. मेरी जर्नी शुरू होती है पूना से. एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू होती है जमशेदपुर के डीबीएमएस स्कूल से, जहाँ पे मैंने पहला ब्यूटी पेजेंट जीता था. आई वाज मिस स्कूल. सो आई वन मिस स्कूल पेजेंट. हाँ, जो हमारे 10th ग्रेजुएशन में जब हम ग्रेजुएट कर रहे होते हैं तो तब वो पेजेंट होता है जिसमें वोटिंग स्टूडेंट्स करते हैं और टीचर्स करते हैं. और मैं स्कूल टॉपर थी. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं स्कूल टॉपर होने के साथ साथ मुझे फैशन और इन सब चीज़ों में रुचि थी. तो मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गई. आई वॉज मिस स्कूल. लेकिन तब मैं पूरी तरह ग्रूम नहीं थी. आई वॉज वन ऑफ द पॉपुलर किड्स बिकॉज ऑफ माई, मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी और एजुकेशन में भी मेरा अच्छा था. और स्कूल टॉप ऑफ 10 years इन अ रो. मैं हर साल फर्स्ट ही आती थी. और बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह, पोएट्री कॉम्पिटिशन, ये वो, उन सब चीज़ों में मेरा रहता था. उसके बाद मैं पूना आई और पूना में मेरे डैड ने मेरे को बहुत कंजर्वेटिव कॉलेज में डाल दिया. लेकिन वहाँ का बेस्ट कॉलेज, जहाँ का कट ऑफ परसेंटेज 90%. मेरा 91.6 ऐसा कुछ परसेंट था. तो हम सारे क्रीम ऑफ द क्राउड उस कॉलेज में थे.
तो सारे पढ़ाकू थे, उसमें से एक आध हम ही थे बस थोड़ा सा फैशन और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट, तो मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया मिस कॉलेज कंपटीशन में। ओके। बिकॉज आई वाज, मतलब पढ़ा इतना पढ़ाकू कॉलेज, सोचो 88 या 90% कट ऑफ है उनका, बीएमसीसी कॉलेज पुणे। तो आप सोच ही सकते हैं कैसी पब्लिक होगी। तो उसमें से दो चार गिने चुने हम लोग थे, जो सीनियर्स का एक ग्रुप था, और उन्होंने मुझे नोटिस किया। तो आके उन्होंने पूछा कि आप मिस कॉलेज कंपटीशन में नाम डाल दो, हम उसके लिए एंट्रीज ले रहे हैं। तो मैं तो उसी का इंतजार कर रही थी, बिकॉज मेरा पर्पस ओनली फॉर कमिंग टू पूना वाज सो आई कैन कम एंड डू ऑल दिस, यू नो। अब मॉम डैड ने आके मुझे कंजर्वेटिव कॉलेज, कंजर्वेटिव हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल के टाइमिंग्स से, पर थोड़ा बहुत जो मौका मिल जाए। तो मैंने मिस कॉलेज कंपटीशन में डाल दिया। मैं आई वन द कंपटीशन मिस कॉलेज कंपटीशन में एक बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से कुछ प्रोफेशनल भी थे, पूना के प्रोफेशनल्स फैशन इंडस्ट्री के। हाँ। और मिस कॉलेज के बाद, मिस बीएमसीसी के बाद मैं प्रोफेशनल शोज में कुछ करने लगी थी। तो मुझे पूना के जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री थे, आप सर्व कर दी, हाँ नमस्ते, पूना के जो प्रोफेशनल्स थे ना, हाँ। हमारे फैशन इंडस्ट्री के, तो उनकी नज़रों में मैं आने लगी थी, क्योंकि मैंने कॉलेज कंपटीशन जीता, फिर प्रोफेशनल शोज थोड़े बहुत कर रही थी। उन दिनों में जो भी बॉम्बे के डिज़ाइनर्स होते थे, वो पूना में एक आध शोज तो कर ही लेते थे। प्लस ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स और शॉपिंग मॉल्स हैं, उन दिनों लॉन्च हो रहे थे। तो बिफोर दे लॉन्च्ड इन बॉम्बे एंड दिल्ली, दे वर लॉन्चिंग इन पुणे। तो उनके भी फैशन शोज होते थे। कभी साउथ के जो ब्रांड्स हैं, सारी ब्रांड वगैरह हो गया या कोई ब्रांड हो गया, उनके ऐड वगैरह कास्टिंग होते थे पुणे से। तो मुझे उसमें कुछ सिलेक्शन हो जाता था। तो पुणे में रहकर मैंने बहुत सारी मॉडलिंग करी, फैशन मॉडलिंग करी, रैम्प मॉडलिंग करी, एड फिल्म किया, साउथ का एड फिल्म किया, ये सब। और बंगाली कुछ काम भी किया, बंगाली भी शूट्स होते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं पूना के जो प्रोफेशनल ब्यूटी पैजेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूंगी। पूना में 2-4 बड़े पैजेंट्स होते हैं। हाँ। और उसमें जो लड़कियां जीतती हैं ना, उनका किसी ना किसी टाइम पे मिस इंडिया में सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मेरा तो लक्ष्य था ही, बचपन से लक्ष्य था कि मुझे मिस इंडिया करना है। तो मैं धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। जो मौके मिल रहे थे, जहाँ मुझे पता चल रहा था कि ये मैं करूंगी तो मेरा थोड़ा रास्ता और खुलेगा। तो मैंने पूना में जितने भी ब्यूटी पैजेंट्स हैं, जैसे कंट्री क्लब ब्यूटी पैजेंट हो गया और बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें सारे मेरे पोजीशनिंग आए, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। और मुझे याद है एक पर्टिकुलर पैजेंट था जिसमें फर्स्ट प्राइज वाज स्कूटी, मुझे स्कूटी चाहिए थी। तो मैंने उस ब्यूटी पैजेंट में अपना नाम डाल दिया। अच्छा। क्योंकि मैं डैडी को बोल रही थी मुझे स्कूटी खरीद के दो, खरीद के दो। हाँ। तो मम्मी बोल रही थी यहाँ पूना में फुल तेज स्कूटी चलाएगी, मत खरीद के देना उसको। अच्छा। हाँ, जमशेदपुर में दे दिया था मुझे स्कूटी। आई हैड अ स्कूटी इन जमशेदपुर, मैं स्कूल स्कूटी में जाती थी। बट पूना में स्कूटी नहीं दे रहे थे मुझे, कि हमारी नजरों के सामने नहीं है, फुल स्पीड चलाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने सोचा क्या करूँ स्कूटी, अब पैसे तो पॉकेट मनी वही दे रहे हैं। तो मुझे पता चला इस ब्यूटी पैजेंट में फर्स्ट प्राइज है स्कूटी। तो मैंने उस पैजेंट में डाल दिया नाम, लेकिन उस पैजेंट में आई बिकेम थर्ड। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, और थर्ड प्राइज था रेडियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। सो आई वाज वेरी अपसेट। आई कॉल्ड होम एंड आई सेड मैं मुझे थर्ड में आई हूँ, कांग्रेचुलेशंस, डैड ने बोला। देन आई सेड बट मुझे वो पैजेंट जीतना था। तो डैड बोले तो इतना दुखी क्यों हो रही हो, तुमने पिछला पैजेंट पिछले महीने जीता, तुम फर्स्ट आई, अब इसमें थर्ड आ गई हो, प्राइस तो तुमको मिला है। मैंने बोला नहीं डैडी, इस वाले में फर्स्ट प्राइज स्कूटी था। मेरे डैड को इतना बुरा लगा ना। आई सेड वो मैंने दूसरा पैजेंट जीता, उसमें फर्स्ट प्राइज जो भी था ठीक है, आई वाज हैप्पी, बट इसमें मुझे फर्स्ट जीतना था, बिकॉज इसमें स्कूटी फर्स्ट प्राइज था। अब मुझे ट्रांजिस्टर मिल गया, म्यूजिक सिस्टम, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो डैड के अंतरात्मा को झंझोड़ दिया मैंने उस चीज़ से। बाद में मम्मी डैडी के बीच में कुछ बात हुई, तो उन्होंने क्या किया, मेरा स्कूटी वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो मुझे एक इंसिडेंट अचानक से याद आया। तो हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता था कि मुझे ड्राइव, आई एम अ वेरी ड्रिवन पर्सन। तो सामने भगवान हमेशा मुझे कुछ दिखाते हैं कि आप अगर ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। आई एम अप्रिशिएटिंग थर्ड प्राइज ऑल्सो। ये भगवान की कृपा होती है कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपकी रैंकिंग भी लग गई। बहुत सारे पार्टिसिपेट
किया तो उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आया, बट ये इंसिडेंट मुझे याद आया। तो उस तरह से मैंने काफ़ी कुछ किया पूना में, मॉडलिंग, फैशन वर्क, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग होने लगी थी इस इंडस्ट्री के लिए। फिर मैंने सोचा मिस इंडिया पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉप मॉडल बन चुकी थी पूना की। पूना के सबसे टॉप जो भी हो रहा था बेस्ट टू बेस्ट, उसमें मेरा नाम तो आता ही था, लोग मुझे जानने भी लगे थे। तो मैंने मिस इंडिया में अपना नाम डाल दिया 2003 में, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग आए बॉम्बे, हम पूना से कुछ मॉडल्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो पूना में तो हम शेयर थे, लेकिन बॉम्बे आके हवा निकल गई। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज तो कॉन्फिडेंट कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है 2003 में। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड आई थी उसका भी सिलेक्शन हुआ था पूना से, वो तो मिस यूनिवर्स तक पहुंच चुकी थी इन अ माइंड। वो अनाउंस करके आ गई थी पूना में कि मैं तो मिस यूनिवर्स जीत के ही वापस आने वाली हूँ। तो मुझे तो धक्का लगा, लेकिन उसको कितना धक्का लगा होगा सोचो। तो सब सिलेक्शन के रिजल्ट्स आए, हम दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ और हम दोनों यहाँ की टॉप मॉडल्स थी। तो पूना के पब्लिक ने तो सोच लिया था, पब्लिक मतलब हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने सोच लिया था कि इन दोनों का तो 100% सिलेक्शन होगा, दे बोथ आर टॉप मॉडल्स इन पूना। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं जमशेदपुर चली गई, घर चली गई, यू नो, मुझे पूना में रहने की इच्छा नहीं थी। 2-3 महीने के लिए मैं गायब हो गई। लेकिन वहाँ मैं कभी कभी रोती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2000, लेकिन उसकी बात सुन के मुझे हंसी आती थी। फिर शी हैड अनाउंस्ड कि मैं मिस यूनिवर्स जीतने वाली हूँ और पूरा, हाँ, एंड शी वाज गुड, बट तो वो सोच के मुझे हंसी आती थी। फिर मुझे लगता था कि यार कम से कम मैंने अनाउंस तो नहीं किया ये सब कि मैं जीत के आने को, सिलेक्शन ही नहीं हुआ हम दोनों का। खैर मैं घर गई तो मम्मी डैडी ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई कर लेना, ऐसा तो होता ही रहता है, तुम पूना में अपना फोकस करो जो कर रही हो। और पूना में स्टडीज और ये सब मैं बैलेंस कर रही थी समहाउ। एंड मम्मी डैडी को पहले इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, बट व्हेन दे सॉ दैट आई एम मैनेजिंग इट, आई एम हैंडलिंग माई सेल्फ, कि कुछ ऐसे कुछ गलत ऐसे पागल नहीं हो रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ मेरा नहीं चल रहा है। दे कैन टेल, राइट, पेरेंट्स कैन टेल कि बच्चा सही राह पे है। उन दिनों में थोड़ा और कंजर्वेटिव हुआ करती थी सोसाइटी की, मॉडलिंग नहीं करना, एक्टिंग, ये सब बुरी चीजें हैं। तो उसमें व्हेन दे सॉ, एंड आई आल्सो नो हाउ टू टॉक टू माय पेरेंट्स, मैं उनसे अडल्ट की जैसी बात करती हूँ कि देखो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ गलत ना करूँ तो आप फ्लेक्सिबल रहो, कि ताकि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना। बच्चे छुपाते तभी है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनको भी अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने दो ना, आप लोगों ने भी करी दिल की ख्वाहिशें पूरी, हमें भी करने दो। आप कंट्रोल में उतना ही करो जितना कि बंदा एकदम पीछे छोड़ के भाग ना जाए, यू नो। पेरेंटल कंट्रोल आल्सो हैज टू बी बैलेंस में। तो उनको मेरी बात समझ आई थी बच्चों ने, मैंने उस तरह से मैंने उनको कहा कि देखो आप थोड़ा बहुत अब मुझे करने दोगे ना तो मैं पढ़ाई भी मेंटेन कर लूंगी। आप बोलोगे कुछ भी नहीं करना तो फिर मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वही सोचती रहूंगी हमेशा। तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक या इट मेक्स सेंस, या सो दे अलाउड मी, सो आई डिड बोथ। स्टडीज में भी अफेक्ट नहीं हुआ। व्हेन आई बिकेम अ प्रोफेशनल मॉडल देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि देखो मुझे यही करना है, यू नो, और मेरी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है, मतलब दिस इज अ वायबल फाइनेंशियल फील्ड फॉर मी, लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं। तो पूना के लेवल पर ही मेरा अच्छा काम चल रहा था। फिर मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, 2003 में नहीं हुआ, 2004 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब 2003 टू 2004 आई मूव टू बॉम्बे एंड आई डिड मोर मॉडलिंग वर्क इन बॉम्बे। तो मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, मेरे म्यूजिक वीडियोस हिट हुए। मैंने बॉम्बे के बड़े बड़े जो एड प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके साथ मैंने एड्स किए, बांग्लादेशी एड, इंडियन एड्स, छोटे बड़े जो भी ब्रांड्स मुझे मिले मैंने एड्स किए, वो सारा सब कुछ मैंने करा और म्यूज़िक वीडियोस मेरे हिट हुए। तो बॉम्बे में भी इंडस्ट्री मुझे थोड़ी थोड़ी जानने लगी थी। फिर मैंने मेरा सिलेक्शन तो हो गया था 2004 मिस इंडिया में, आई पार्टिसिपेटेड एंड आई वन। जीतने के बाद देन आई वाज अ मिस इंडिया, यू नो, सो देन बॉलीवुड को तो आना ही था मेरे पास। फिर बॉलीवुड वाला आए मूवीज ऑफर लेकर, तो मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। मैंने पहले की 4-5 जो मूवीज मुझे ऑफर हुई उसमें से मैंने जो मुझे बेस्ट लगा, मुझे लगा कि ये ठीक ठाक है, यू नो, मैंने सिलेक्ट कर लिया बस। जब आप मिस यूनिवर्स बन गई थी तो वो जो फ्रेंड थी जो अनाउंस कर चुकी थी उससे कुछ बात हुई थी और क्या था उसका रिएक्शन? नहीं उससे नहीं, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो पूना की एक मॉडल थी। हमने साथ में ट्रैवल करके आए थे, क्योंकि अकेले तो सबको डर लगता है ना, पूना से बॉम्बे पहली बार आ रहे हैं। तो मिस इंडिया के सिलेक्शन के लिए हम साथ में वी वर ट्रैवल बडीज, बट मेरी उससे आपस में उतनी बात नहीं होती थी। बट मुझे पता था कि मतलब
उसको ज्यादा धक्का लगा था, बट आई एम श्योर शी रिकवर्ड, आई एम श्योर शी डिड वेल इन हर लाइफ। बट एक एनेक्डोट है कि जब कभी आप इतना ज्यादा अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे ना कि आपकी लाइफ में कोई चीज वर्कआउट नहीं हुई है, तो समटाइम्स यू हैव टू सी कि सेम चीज किसी और के साथ भी हुई है, वो किस तरह से, एंड शी वाज वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, तो वो उतना डिप्रेशन में भी नहीं गई होगी, यू नो। It happens. I mean, part of life. हाँ, एंड आई वाजंट डिप्रेस्ड ईदर, बट मैं घर जाके मैं रो रही थी कि मम्मा मेरा नहीं हुआ, यू नो। तो पेरेंट्स वर लाइक हाँ ठीक है, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगले साल पार्टिसिपेट कर लेना। तो कभी मैं दुखी फिर भी हो जाती थी, तो फिर मैं उसके बारे में सोच के मुझे हंसी आ जाती थी कि अरे उसका तो फालतू निकल गया। मुझे तो थोड़ा सा बस ऐसा बेइज्जती जैसा लग रहा था कि यार मैं टॉप मॉडल हूँ यहाँ की, आज की उस टाइम की, फिलहाल की, लोग मुझे पहचानने लगे थे, तनुश्री है वो, और मिस इंडिया में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, उसी साल सिलेक्शन हुआ पुणे से एक लड़की का जो मॉडल भी नहीं थी। Really? हाँ, शी वाज नॉट इवन अ मॉडल, शी वाज अ ग्रेसफुल गर्ल, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वो और ज्यादा पिंच हो रहा था मुझे और वो दूसरी मॉडल को, बट खैर ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। एंड उससे प्रूव होता है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट और ये कॉन्टेस्ट दे आर फेयर, यू नो। वो चाहते तो देख सकते थे कि ये तो पॉपुलर है, हाँ टॉप पूना में जान पहचान है, ऐसा नहीं है। वो मिस इंडिया इज अ representative of the country. You are representing an entire country. You have to be polished and sophisticated. You have to have the matter. तो नेक्स्ट ईयर तक मैं पूरा ग्रूम्ड हो चुकी थी। नेक्स्ट ईयर तक मैंने बहुत मॉडलिंग कर लिया था कैमरे के सामने, पॉइज, यू नो। बॉम्बे में कोई अगर रह लेना 2-1 साल काम कर ले, आपकी काया पलट हो ही जाती है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप रिजेक्शन से घबराते नहीं है। क्योंकि आप एड फिल्मों के लिए जो हम लोग ऑडिशन देते थे शुरुआती दिनों में, एक दिन में ऐसा भी हुआ है, हर रोज नहीं बट ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 6-6, 7-7, 10-10 ऑडिशन दिए, सब में रिजेक्शन हो गया। आप पूरे महीने ऑडिशन देके आपका शायद 2 एड फिल्म वर्कआउट हो रहा है। आज का ऑडिशन सिस्टम ही अलग है। आज तो आपका ऑडिशन के लिए आपने सिलेक्ट अगर आप नहीं हुए हो तो आप ऑडिशन में जा भी नहीं सकते हैं, और बहुत क्राउड्स होते हैं। लेकिन उन दिनों में, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, 4 में तो मैं जीत गई थी, उसके बाद तो मैंने ऑडिशन ही नहीं दिया कभी लाइफ में। तो 2003 में जब मैं बॉम्बे आकर, मैं वो एक मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, स्ट्रगलिंग नहीं, प्रोसेस आई वुड कॉल इट, आई नेवर कॉल्ड माई सेल्फ अ स्ट्रगलर, बट प्रोसेस है। कहीं नई जगह पे आप आए हो तो आपको भी लाइन में लग के आपको ऑडिशन या ट्राई करना पड़ेगा ना। कोई तो रेड कार्पेट रोल नहीं कर रहा है मेरे लिए, मेरे तो कोई गॉड फादर, ग्रैंड फादर और ये गॉड बॉयफ्रेंड जो भी चीजें होती है लोगों की, वो कुछ नहीं था मेरा। मैं सिर्फ ईश्वर की कृपा से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने काबिलियत पे कॉन्फिडेंस रख के और एक उम्मीद लेके कि ये भगवान वर्कआउट हो जाए, मेरा कुछ तो हो जाए। तब ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मिस इंडिया जीतूंगी, एक दिन इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस बनूंगी, लोग मुझे जानेंगे। मेरा बस ये था कि मेरे दिल की इच्छा है कि मैं ये करूं, यू नो, मैं ये काम करूं। इंसान काम करता है 8 घंटे, उसको उसकी सैलरी मिलती है। मेरा मानना था कि मैं काम वो करूंगी जिसमें मुझे सैलरी भी मिलेगी और मेरे दिल को बड़ा प्रसन्नता महसूस होगी, यू नो, अंदर से सेटिस्फेक्शन। अंदर से एक मतलब एक कोशिश तो कर लूँ ना। अगर नहीं वर्कआउट होता तो जॉब करने में कितना टाइम। मैं स्कूल टॉपर थी, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मुझे तो कोई भी जॉब मिल जाएगी कभी भी। मैं कॉलेज में थी तब लोग जॉब लेके रेडी थे मेरे लिए, फिर भी आपने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं, मतलब तब तक मेरी प्रोफेशनल मॉडलिंग शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट प्रोफेशनल मॉडलिंग की वजह से कंपनी ने मुझे जॉब भी ऑफर करी थी, इंश्योरेंस कंपनी। दे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू एंड दे न्यू दैट पूना में मेरा मॉडलिंग चल रहा है, तो इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से मुझे हायर करना चाहते थे, बिकॉज दे थॉट कि पूना की पॉपुलर मॉडल है, हम उसको इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हायर कर लेंगे, शी विल गेट मोर बिजनेस, और सैलरी भी अच्छी दे रहे थे। बट मुझे उसी साल ना मिस इंडिया में मुझे अपनी एंट्री डालनी थी, 2004 की बात है। तो मैं जॉब ले लेती तो मुझे ठीक नहीं होता ना, मुझे पता है मेरे गोल्स क्या है, तो मैं इनको जॉब ले लूँ 2-3 महीने, इनको यू नो उनको उम्मीद बढ़ाऊँ एंड देन छोड़ के फिर मैं मिस इंडिया। तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब, आई वुड लव टू डू इट, बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके इस जॉब के लिए, लेकिन मेरे ये गोल्स हैं और मैं अगले कुछ महीनों में मैं बॉम्बे शिफ्ट होने वाली हूँ, ऐसा कुछ। तो मैंने उस जॉब को डिक्लाइन कर दिया। ओके ओके। तो माई थिंग वॉज ऑलवेज लाइक दैट कि इंसान मेहनत किसी भी फील्ड में उतनी करता है, राइट? आपका एक शरीर है, आपके 24 घंटे, आपका 365 डेज अ ईयर है,
और आप चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे मॉडलिंग में हो, चाहे आप सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, आप कुछ भी, आपको 8 घंटे काम करना है, राइट? उस 8 घंटे का आपका वेतन मिलता है। तो काम वो मुझे करना था जिससे मुझे सिर्फ़ काम और वेतन नहीं, जिससे मुझे मेरी आत्मा भी मतलब एकदम मज़े में रहे, कि लगे ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, यू नो? लगे कि ये तो पैशन वाली जो पैशन, चीज। हाँ, एन्जॉयमेंट, पैशन है बस, यू नो? तो दैट्स हाउ इट ऑलवेज वाज व्हेन आई वाज मॉडलिंग, व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, व्हेन आई वाज रैंप वॉकिंग और शूटिंग एन एड और शूटिंग अ फिल्म, आई नेवर फेल्ट लाइक इट वाज वर्क। इसलिए मैं शूटिंग भी करती थी ना मूवीज की, मैं 16 17 18 घंटे आराम से निकाल देती थी, और आई वुड स्टिल बी फुल ऑफ एनर्जी। आज जैसे मैं अपने लाइव इंस्टाग्राम पे करती हूँ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड थिंग्स, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, मेरे लाइव लंबे लंबे होते हैं लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, आई गेन एनर्जी। सो व्हेन यू डू समथिंग इन लाइफ दैट यू रियली पैशनेट अबाउट, आपका मस्तिष्क, आपका हार्ट चक्र एंड सारे चक्र वगैरह खुल जाते हैं, यू रिसीव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपका मेहनत आना तो लग रहा है, मेहनत आपकी लग रही है, लेकिन मेहनत से आपकी एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही है। एक तरह से एनर्जी स्पेंड हो रही है, फिजिकल एनर्जी, लेकिन आप स्पिरिचुअल एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो वो मैंने बचपन से मैंने देखा है कि जब मैं ऐसे ऐसा कुछ करती हूँ ना, स्टडीज के अलावा जब आर्ट्स और ये सब चीज़ों में मैं थी स्कूल में, तो मैं थकती नहीं थी। जैसे स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, उनका पैशन है, तो वो 8 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं फील्ड पे, लेकिन फिर भी थकते नहीं है, राइट? तो ये माइंड का है, हमारे माइंड को भी खुश, दिल को, माइंड को भी, स्पिरिट, आत्मा को खुश रखना है हमें, क्योंकि ये इसी चीज को हम लेके जाएंगे। यहाँ का कमाया, यहाँ का फिजिकल शरीर तो नश्वरी है, सबको पता है। यहाँ का कमाया भी आप चले गए तो अभी क्या, आप चले गए बस, सब रह जाएगा यहाँ पे ना, कितने करोड़, कितने अरब, सब रह जाएगा। तो क्या आप लेके जा रहे हैं? आप अपनी आत्मा को लेके जा रहे हैं सिर्फ। तो उस आत्मा को प्योर भी रखना है, उस आत्मा को बैलेंस में भी रखना है, लेकिन उसको खुश भी रखना है। तो यही तो मिडिल पाथ है, दिस इज द मिडिल पाथ, यू नो। विष्णु भक्ति से ये प्राप्त होता है बैलेंस, यू नो, कि आपका एक पाँव भूलोक में है और एक आध्यात्म में है। आप एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ, यू नो, आपका एंजॉयमेंट शुड नॉट हर्ट समबडी एल्स, बट इट शुड गिव यू जॉय, बट इट शुड नॉट टेक जॉय फ्रॉम समबडी एल्स, यू नो। वो पॉसिबल है। और आप मेहनत भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या के बगैर इस सृष्टि में और एटलीस्ट हमारे प्लेनेट में प्राप्त नहीं होती चीजें। तपस्या भी करनी पड़ती है, वो संत भी तपस्या करते हैं, उनको भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, राइट? सो सारी चीजों को बैलेंस करके देन यू लुक बैक एंड यू डोंट रिग्रेट इट, you look back and you're like, great, I did everything that I wanted to do, and I could have done more, but then that's also life. So that is the journey of all that. Then Miss India के बाद, as a movie actress, I stepped onto the shooting set. तो तब तक मैंने एड वैड शूट कर लिए थे, म्यूजिक वीडियो शूट कर लिए थे, तो मेरे लिए वो पहला जो एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक ओके, ये एक मूवी शूट कर रही हूँ, कैमरा तो कैमरा है, एक्टिंग भी कर ली थी मैंने, म्यूजिक वीडियोस हिट भी हो गए थे, स्टारडम की, पॉपुलैरिटी की आदत भी पड़ गई थी, यू नो। सो माइंड वाज एक के बाद एक, मैं ऐसी ही जिंदगी जीती हूँ। मुझे वहां पहुंचना है ना, तो मैं वहां कूदने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं पूरा स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, हाँ, मुझे कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। कभी कभार दिस वेग ऑल्सो, कभी कभार यू डोंट नो क्लियरली, यू नो, बट एक आइडिया तो होता ही है ना कि मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना है। तो सक्सेस का मतलब ही ये है कि आप देखो आपको कहाँ पहुंचना है, एक मोटा मोटी आइडिया आपको एक रहेगा कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या फिर मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, या फिर मुझे अपने आप को सोसाइटी में इस ओहदे पर देखना है, एंड देन यू बैक कैलकुलेट, यू बैक ट्रैक, एंड आप, क्योंकि आप उसमें आप है नहीं अभी, तो आप, आपका बर्ड्स आई व्यू बहुत अच्छा होगा, आप दूर से उस चीज को देख सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे अच्छा ये स्टेप लेना है। कभी कभार गलत भी हो जाते हैं कि आपने ये कोशिश की, वर्कआउट नहीं हुआ, अच्छा आपने वो कोशिश किया, वर्कआउट नहीं हुआ, लकीली फॉर मी इट वर्कड आउट, मॉडलिंग वर्कड आउट, यू नो, क्योंकि मुझे मिस इंडिया बनना था, तो मॉडलिंग इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स दैट, एड्स वगैरह। और मिस इंडिया के बाद ये मूवी वगैरह सब हो गया, जो मैंने सोचा नहीं था, बट इतना तो पता था कि अब मिस इंडिया बनने के बाद बहुत एवेन्यूज खुल जाएंगे मेरे। हाँ, तब मुझे अगर जॉब लेनी है, एयर होस्टेस बनना है, या फिर खुद का बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, ये प्लेटफॉर्म और ये पोजीशन, ये टाइटल मेरे मेरे भाग्य के बहुत सारे रास्ते खोल देगा। तो वही हुआ,
तो मैंने बॉलीवुड चूज किया है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे लगता है। अच्छा मतलब उसमें अच्छा बुरा सब कुछ था, बट एज एन एक्सपीरियंस माई लाइफ इज एनरिच्ड। बस ये भी देख लिया ये भी देख लिया, पूरी दुनिया चाहती है बॉलीवुड में आना, मुझे मौका मिल गया, यू नो। तो और पहली पिक्चर हिट भी हो गई, सुपर हिट आशिक बना, मतलब भगवान की ऐसी कृपा कि जिस चीज में मैं हाथ डालती हूँ ना वो चीज वर्कआउट हो जाती है मेरे लिए। इसलिए नहीं वर्कआउट होती कि मैं ग्रेट हूँ, इट्स बिकॉज गॉड इज ग्रेट। ही सपोर्टिंग हाँ, उसका हाथ रहता है ना किसी के ऊपर, तो ओवरनाइट सक्सेस इज नो बिग डील। हालांकि मेरा तो आप समझ ही सकते हो ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, वो पीछे, प्रोसेस। हाँ पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता होती है। उनको बस लगता है पहली पिक्चर मिल गई, मिस इंडिया क्या पिक्चर मिली, सुपर हिट। इतना जो वक्त एक इंसान तैयार करता है ना, यू आई मेडिटेट ओवर थिंग्स। मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं बैठ जाती हूँ बस। वो मेरी जो प्लानिंग चलती है, स्ट्रेटेजी चलती है, तरीके से अगर काम करना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं है उस तरह का, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू डिसाइड हु यू वांट टू बी, हाउ यू वांट टू बी दैट पर्सन। हाउ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खोना नहीं है दुनिया में, कंट्रोल रखना है, अपने रथ पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके रथ में और भी लोग बैठे हैं, राइट। तो हु यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू वांट टू गो देयर। बहुत सारे लोग बॉम्बे में आते हैं, उनको हाउ क्लैरिटी नहीं होती है। उनको पता होता हमको वी वांट टू बी दिस एंड वी वांट टू गो देयर, बट हाउ ग्रे एरिया में है। कभी ग्रे एरिया में नहीं रहने का। जिस आपकी लाइफ के जिस एस्पेक्ट में आप ग्रे एरिया में रहोगे ना, वही आपको ले डूबेगा। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे कैसे मुझे सीढ़ी चढ़नी है, धीरे धीरे चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। या फिर कोई आके किसी ने कुछ ऐसे कुछ शेडी सा कुछ आप पता नहीं, फिर आप 4 हिस्सों में मिलोगे कहीं पे। दुनिया दुनिया पहले भी अजीब थी, आज तो पता चल रहा है, एप्स्टीन फाइल वगैरह आ गया तो आज पता चल रहा है दुनिया पहले हमेशा से थोड़ी बहुत अजीब साइड में रहती है। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना आपके 25 टुकड़े हो जाएंगे कहीं पे, या फिर और भी बहुत गलत चीजें हो जाती है। आप फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर की बात, आप सर्वाइवल पे आ जाओगे, फिर जान पे आ जाएगी, यू नो। ऐसा हुआ है लोगों के साथ बॉम्बे में, खासकर फिल्म इंडस्ट्री। अब मुझे अगर मौका मिलता है पॉडकास्ट वगैरह में, तो मैं एनलाइटन भी करूँ लोगों को। एक टीचर का, एक गुरु का वही काम होता है ना। जिस रास्ते से मैं होके आई हूँ उस रास्ते में कांटे भी है। तो अपनी चेतना, आपका नाम चेतना है, हमारे सबके अंदर, हमारे अंदर चेतना है, उस चेतना को अवेकन करना है, उसका इस्तेमाल करना है। एंड नेवर थिंक that being a smart person, being an intelligent person is a negative thing for you. You can pretend to be dumb at times, because कभी कभार tricky situations में you have to pretend मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, you know। कभी किसी ने कास्टिंग काउच कुछ बोल दिया तो बोला I don't know nothing, you know। कभी कभार you have to pretend to be dumb, सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, हाँ, you know, smart play, but be smart, play smart, play dumb but be smart, be intelligent। क्योंकि आप दुनिया में ना जो भी टॉप पर या किसी भी सक्सेस पर पहुंचे हैं, दे वर नॉट डम। कोई इंसान, अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इमेज होता है डम, एकदम ब्लॉन्ड इमेज, बट वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी इमेज है वो डम और ब्लॉन्ड। और कुछ लोग बेवकूफ आते हैं, वो खुद ब्लॉन्ड बन जाते हैं। ब्लॉन्ड मत बनो, कलर योर हेयर ब्लॉन्ड इफ यू वांट, प्रिटेंड टू बी ब्लॉन्ड इफ यू वांट, दैट्स आल्सो फन समटाइम्स, यू नो। हमेशा एकदम चालाक चतुर दिखना भी अच्छी बात नहीं है, यू नो। लोग आपको ज्यादा पुश करेंगे। समटाइम्स इट्स ओके टू नॉट अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स इट्स ओके टू जेन्युइनली नॉट अंडरस्टैंड। कभी कभार तो मुझे जेन्युइनली चीजें समझ नहीं आती है, जो मेरे पते की नहीं होती है ना, और मेरी वाइब्रेशन की नहीं होती है, या मेरे मार्ग की नहीं होती है। मुझे सच में मेरा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, मुझे दिखाई भी नहीं देती है चीजें, यू नो। तो लक्ष्य अपना घोड़े के जैसे रखो, अब देखो कहाँ पहुंचना है, कौन तुम बनना चाहते हो, और कैसे वहां पे पहुंचना है। कैसे, जो जो लोग कैसे का ज्ञान नहीं रखते हैं ना, बहुत बुरी मुसीबत में फंसते हैं। बॉम्बे जैसे शहरों में, किसी भी बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे जगहों पे, आजकल तो ये सब में आप देख ही रहे हो न्यूज मीडिया में, द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु मेक इट एंड डोंट मेक इट इज द हाउ। द पीपल हु मेड इट न्यू देयर हाउ, दे न्यू हु व्हाट व्हेन एंड हाउ, यू नो। उससे क्या है, आपकी लाइफ के आप 10 साल बचा सकते हो। अननेसेसरी यहाँ फंसे यहाँ से निकलो, वहां फंसे वहां से निकलो, यहाँ डैमेज जो है उसको फिर अपने आप को ठीक करो, नहीं।
बी क्लियर एंड बी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, अपने आप के साथ बैठना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेटिवनेस। तो आध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है, वही आध्यात्म आपको जीवन में भी कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को सेफ भी रख के, अपने दिल को भी खुश करके, अपने दिमाग को भी खुश करके, सारी चीजें, मतलब यू आर गुड ऑल्सो, यू आर डूइंग वेल ऑल्सो, एट द सेम टाइम एट पीस ऑल्सो। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ महारत हासिल कर लिया लेकिन चैन की नींद नसीब नहीं हो रही है, या फिर ट्रॉमे भरे हुए हैं अंदर से, ऊपर से बिल्कुल अपने आप को अच्छे से शाइनिंग मार के मेकअप वेकअप डाल के एकदम प्रेजेंट कर दिया, लेकिन अंदर यू आर ब्रोकन, अंदर कर्टन लगा के एकदम मतलब बर्बाद हो अंदर। ऐसे है लोग दुनिया में, ऊपर से इतना अच्छा पोर्सिलेन मूर्ति, सक्सेस हासिल, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स, दुनिया भर के मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, ड्रग्स, ये वो, क्योंकि अंदर को मैनेज करने के लिए अब उनको वो करनी पड़ रही है चीजें। Why is there drug addiction? Why is there so much drug addiction in Bollywood and all this psychiatric जो is because somewhere your soul is not in alignment. And बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई सफर कर रहा है तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा, कभी किसी और ने भी तो आपके साथ गलत किया होगा ना। तो हमारे शरीर को हम वॉश करते हैं, नहाते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, हेयर करते हैं, कपड़े, लेकिन आत्मा को भी यू हैव टू पैम्पर योर सोल ऑल्सो। एंड आज ये सारी चीज़ें बहुत वोकल हो चुकी है, क्योंकि वी वर फॉर्चुनेट टू लर्न फ्रॉम गुरुज, और आज हम वो रोल प्ले करना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, दैट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड टेक केयर ऑफ योर सोल ऑल्सो, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। एंड ये सारी चीज़ें करके भी आप अचीवमेंट कर सकते हो। ये जेनजी वाला फिलोसफी है, जेन एक्स, जेनजी, जेन स्पेस, स्पेस, हाँ स्पेस, अल्फा ओमेगा ट्राइमेगा, यू नो, not just alpha, alpha omega and triomega, space generation, I'm a space generation, right? तो मुझे सब चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए और एकदम जिंदगी की ठंड लगी हुई है, यू नो, नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ रही है, व्हाट द लाइफ, pathetic. So if somebody is there, it means there's a disharmony and disalignment, you have to bring it back, and you give some, you lose some, you gain some. कभी कभार अपने मन के सुकून के लिए, अपनी चेतना की अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए अगर थोड़ा सा सैक्रिफाइस किसी मटेरियल वे से करना पड़े तो दैट इज अ वर्दी सैक्रिफाइस। बिना बिना एफर्ट दिए तो कोई चीज प्राप्त नहीं होती। आपको हेल्थ आपको चाहिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मुझे एकदम दबा के सब खा लो, जब दिन में 4 बार खा लो, तो वो हेल्थ नहीं बनेगी। यार सैक्रिफाइसिंग फूड, जितने की जरूरत है उतना आप खाओ। हाँ, बीच बीच में स्प्लर्ज करो, आज जैसे मैं कितना कुछ खा रही हूँ, यू नो, लेकिन रोज ऐसे मैं इतना सारा मैं थाली परोस के खाते बैठूं तो फिगर कैसे मेरा रहेगा। तो आत्मा के लिए, मस्तिष्क के लिए, इमोशन के लिए एक बैलेंस्ड अगर आपको लाइफ जीना है ना, कि जिंदगी में सब किया, इसको मार डालो, इसको काट डालो, इसका ये कर डालो, इसका वो कर लो, यहाँ पे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सब कुछ कर लिया, मतलब आदि दुनिया की, और फिर जब मरने के बाद एक कदम उड़ नहीं पा रहा है। इतने भारी हो गए हैं कर्म कांड, इतने भारी हो गए हैं कि वहां पे यमराज वेट कर रहा है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा कचूमर बनाएंगे, आ जाओ, तुमको हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। इट इज अ मेटाफोरिकल वे, बट द सोल, द सफरिंग ऑफ द सोल इज हेल। तो वो नर्क आप यहाँ भी भोग सकते हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को अंतर्ज्ञान होता है और कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है बाहर से। तो दिस इज हाउ इट इज। कहाँ से शुरू हो गया प्रवचन मेरा, आजकल मैं ऑटो पायलट पे हूँ। चलिए खाते हैं। अच्छा है ना, इतना अच्छा नॉलेज आपने दिया, जो लोग ये इस इंटरव्यू को देखेंगे कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही। या यंगस्टर्स, बिकॉज उनको गलत राह पे ले जाना सबसे इजी होता है, बिकॉज यंग ब्लड, दे आर एनर्जेटिक एंड दे वांट टू अचीव समथिंग, एंड स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में तो एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोग बैठे ही हैं, दे आर वेटिंग, यू नो। तनिष्क, आपने 2 चीज़ मेंशन की जो मुझे लगा कि मुझे आपसे थोड़ा और पूछना चाहिए। एक तो आपने बोला कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, और दूसरा जो ये कास्टिंग काउच हमने बात करी, ये लगता है आपको कि इतने साल हो गए, 21st सेंचुरी आ गई, AI आ गया, लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी भी इंडस्ट्री में वैसे की वैसी ही हैं? तो इंसान का स्वभाव है, ये दुनिया की रीत रही है, इंसान का स्वभाव है। जो एक पोजीशन पे होता है दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो करता है। एक अलग ही उदाहरण दे रही हूँ। जब अमेरिका पहुंचे लोग यूरोप से, उन्होंने क्या क्या स्लेव बना लिया वहां के, अफ्रीका से स्लेव बना लिया। जो मस्तिष्क से
या एक्सपीरियंस से थोड़ा कमजोर होता है, मस्तिष्क से तो कोई भी रेस कमजोर नहीं है, बट जो सिंपल लोग होते हैं, गाँव से होते हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं होता है, उनको मैनिपुलेट करना ईजी होता है। अगर आप किसी को ये बताओगे कि आपका ये डेस्टिनेशन है और उस तक पहुंचने का यही तरीका है, जो गलत है, और सामने वाले को चेतना जागी नहीं है, उसको डेस्परेशन है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में आप कहीं भी पहुंच सकते हो, अपने तरीके से पहुंच सकते हो, जब आपको बस संयम में रहना है। यंग होते लड़के लड़कियां गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। और बॉम्बे की एनर्जी ऐसी है ना कि आप चाहे छोटे शहर से, आप चाहे वहां पे कितने भी आप धार्मिक रहे हो, कितने भी अच्छे फैमिली से रहे हो, यहाँ पे आके थोड़े टाइम के लिए दिमाग झंझना जाता है, क्योंकि इतने अलग अलग इन्फ्लुएंसेस लोग आपके कान में बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जो कास्टिंग काउच करते भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुए थे वैसे, जो भी, जिसको whoever has gotten damaged in life, they were misguided, एंड उनकी भी गलती रही है। तो वही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, एज अ जनरेशन, टू टेल देम कि डोंट लिसन, कि मुझे भी बोलने वाले बहुत लोग थे। यहाँ पे आके आप नए होते हो ना, यंग होते हो, टीनेजर, तो मुंह खोल के बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपको दिख जाती है लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये मॉडल है, फैशन शो के बाद किसी के साथ चली गई, फिर आपने यहाँ पे देखा कि अच्छा ये तो उससे दुगनी उम्र का है, ये इसके साथ क्यों रोमांस कर रही है, मतलब जिसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, तो भाई समझ जाता है इंसान कि ये चल रहा है। तो वहां पे आपको अपने एनवायरनमेंट को भी देखकर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे वो बनना है, कि मुझे क्या बनना है। कभी कभार आपका लक्ष्य चाहे वेग भी हो ना, यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू गेट देयर, एंड यू हैव टू नो वन थिंग, कि ईश्वर सबसे ज्यादा पावरफुल है। किसी भी इंसान से पावरफुल ईश्वर है। जिसने चमत्कार देखे हैं अपनी लाइफ में, जिसने ईश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ है, उसको तो ये बात पता है। लेकिन जिसका नहीं हुआ है, उसको माइंड को बांधने वाले लोग आ जाते हैं, और ये ऐसी चालाकी से आपके माइंड में बातें डालेंगे ना, तो आपको सच में आपको लगेगा कि अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करने से, ऐसा नहीं है। बात वैल्यू की भी नहीं है, बात इज योर सेफ्टी। It is not about values also, it is your safety, your physical safety and the safety of your soul. you I'm not saying become a saint, be with someone you love, marry somebody you love, आपका शरीर, आपकी एनर्जी, ऊर्जा, इमोशन should be entangled where you're enjoying it, not because it's a give and take, not because it's a transaction. Not all transactions work out. This world is a tricky world. When the day you become transactional, अगर आपने पूरी जिंदगी ट्रांजैक्शनली अपने आप को कंडक्ट किया ना, कि हर चीज आपकी ट्रांजैक्शन है, देन दैट इज अ श्योर शॉट वे टू एन अनहैप्पी लाइफ। आप चाहे सीरियल किलर के हाथों ना पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी जो एग्जिस्टेंस होगी, वो एक बंद जाएगी। तो अगर आपको खुल के जीना है ना, और आपको मतलब उड़ान भरनी है कि मटेरियल में भी सब प्राप्त कर लिया, ये भी प्राप्त कर लिया, ध्यान, सब कुछ, सब मतलब यहाँ से गए ना, तो मतलब ये बोल के जाने सब उखाड़ लिया, मैंने सब उखाड़, सब कुछ निचोड़ के मैंने, अब यहाँ पे पैदा होने की जरूरत ही नहीं मुझे। ऐसा होना चाहिए। भगवान के सामने आप खड़े हैं और एंजल्स बोले भगवान को, इसने सब उखाड़ के आई है, मत भेजो उसको। और आपने को भी लगेगा कि सब कर लिया, उसी क्योंकि ये दुनिया जहन्नुम भी हो सकती है और स्वर्ग भी हो सकती है, लेकिन आपने उस जहन्नुम के बीच में अपने आप को, आपने अपनी रोशनी को अपने आप से अवगत भी हो गए, आपने एंजॉय भी किया, आपने दूसरों का भी भला किया, अपना भी भला किया, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करी, जो चीजें आपको करनी थी सब। तो वापस आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। रीइंकार्नेशन क्यों होता है? क्योंकि कुछ रह जाता है, कुछ अधूरा रह जाता है। मुझे कुछ अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि जो तपस्वी भी होता है ना, जिन्होंने सिद्धियां विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ मटीरियली कुछ तो रह गया अधूरा, उनको भी पैदा होना पड़ता है। जिसने गलत किया उसको भी पैदा होना पड़ता है, और जो संत है उसको भी पैदा होना पड़ता है। द ओनली वे यू डोंट कम बैक इज व्हेन यू हैव ट्रांसेंडेड दिस डुअलिटी। ना आप शैतान बने, ना आप संत बने, आप मिश्रित हो गए ईश्वर के साथ। और ईश्वर तो जब खुद आए थे, उन्होंने सब एंजॉय किया, लेकिन उन्होंने तरीके से सारी चीजें करी ना, स्ट्रैटेजी थी उनकी, हाँ वो लक्ष्य था, हाँ उनका तरीके से, ही लिव्ड कंप्लीट। सारे हमारे भगवान, दे लिव्ड कंप्लीट। क्या उस शिखर तक जाने के लिए उन्होंने किसी का मारकाट किया?
क्या उस शिखर तक जाने के लिए अपने को उन्होंने कुछ सैक्रिफाइस किया, गलत कुछ अपने ऊपर, ना दूसरे पे गलत किया ना अपने पे गलत होने दिया। मुक्ति का मार्ग है ट्रांसेंडेंस, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अच्छे भी कर्म कर लिया ना तो कहीं ना कहीं आपको पैदा हो जाएंगे आप, कहीं ना कहीं आप पैदा हो जाएंगे। सो समतल बुद्धि, एकदम न्यूट्रलिटी की, सब देख लिया, सब अच्छा बुरा सब देख लिया, और अब यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं। मुझे तो नहीं आना यहाँ पे वापस, अगर भेज देंगे वापस कुछ कार्य करने के लिए वो अलग बात है। मैं हमेशा यही बोल के जाती हूँ मुझे नहीं वापस आना फिर आ जाती हूँ थोड़े टाइम बाद। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, सुपर डुपर हिट, मतलब गाने तो ब्लॉकबस्टर। हाँ, तो मुद्दा ये कि होती है चीजें, हाँ। ये सारी दुनिया में अच्छाई बुराई सब है, आपको देखना है, समझना है और अपना रास्ता बनाना है। हाँ, जो आपने सवाल पूछा ना, दुनिया कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो। दुनिया अगर इतनी परफेक्ट हो जाए तो स्वर्ग नहीं बन जाएगा। हम आए हैं यहाँ पे अपना गुर्दा दिखाने के लिए कि हम इस जगह पे भी हम इसको नेविगेट कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर किसी ने कोई गलती करी है तो आप बिल्कुल ही मतलब वापस आ जाओ ना, सही मार्ग पे वापस आ जाओ। वो है, दिस इज फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट लाइक माई आइडिया ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिजिड। बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा, हमारे हिंदू में इग्नोरेंस बोला गया है। इंसान की चेतना जब ढकी रहती है, जड़ की अवस्था में रहती है, तो फिर इंसान के गलतियां भी हो सकती है। फिर आप दूसरे जो जड़ में हैं वो आपको आगे आपको अपनी दिशा में लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको चैतन्य में जाना है। और चैतन्य में अब आप जाएंगे तो यू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एंड यू आर मोर और लेस ऑन द पाथ, एंड देन अपने तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने मार्ग पे पहुंचेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं अभी भी मैं पहुंच ही रही हूँ, वरना मैं एकदम टॉप एक्ट्रेस नहीं बन जाती। आप हैं टॉप एक्ट्रेस, जितने आपने की है वही मैं बोल रही थी कि इतनी हाँ, वो सुपर तो डुपर आपने फिल्में मैं की रॉक स्टार हूँ। यस, और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हाँ। Yes. और टॉप एक्ट्रेसेस ने भी बहुत मेहनत की है, मैं किसी का गलत ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि जो भी टॉप पे पहुंचे हैं ना, उनका आप वेशभूषा बाहर का मत देखो। उन्होंने स्ट्रेटेजी से, स्ट्रेटेजिकली मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर टॉप तक पहुंचे हैं। मैं तो बीच में इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में कुछ हो गए थे, इसलिए मैंने अपना रुख चेंज कर दिया, अध्यात्म की तरफ चली गई। इसीलिए शायद इतने आर्टिकुलेटली मैं चीज़ों को बता पा रही हूँ, वरना अगर मैं इसी मार्ग पे डटी रहती तो आप भी वही देखते हैं, ऊपर की चमक धमक, क्योंकि अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत काम होता है। बेस्ट मेमोरीज कोई आप शेयर करना चाहेंगे अपने फिल्मों का, जो बहुत मतलब वो कभी भूलता नहीं है, एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया था? सभी फिल्मों में कुछ ना कुछ एनेक्डोट्स हैं। हाँ। एक फिल्म मैंने करी थी जो बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में, रामा द सेवियर। रामा द सेवियर करके एक मूवी मेरी आई थी, जो नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर, पूरी टीम नहीं थी, तो बहुत प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, चिल्ड्रंस फिल्म थी। उसमें हम लोगों ने थाईलैंड में शूटिंग की थी। तो मेरा सबसे मजेदार एक्सपीरियंस उस फिल्म का था, और पिक्चर रिलीज भी हुई थी थोड़े टाइम के लिए, मेरा लुक भी बहुत अच्छा था। और ये सारा एक कंट्रोवर्सी के बाद मैंने फिल्म शूट की थी, तो इट वाज गुड फन। थाईलैंड के जंगलों में शूटिंग किया एनिमल्स के साथ, सो इट वाज लॉट ऑफ फन। बाकी सारी फिल्मों में पॉजिटिव नेगेटिव सब फिल्मों में मेरा, आई एंजॉयड माई वर्क, आई रियली एंजॉयड इट। आई एम नॉट समवन हु कंप्लेन्स टू मच इन लाइफ। उसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ परफेक्ट है या नेगेटिव चीजें नहीं होती है। व्हेन थिंग्स हैपन आई डील विद इट। मुझे उस वक्त जो मुझे सही लगता है और आगे भी जो मुझे सही लगता है, मैं अपने तरीके से उसको डील करती हूँ। आई डोंट कंप्लेन, आई एम नॉट अ कंप्लेनर, आई मूव फॉरवर्ड। मैं आगे का देखती हूँ, आज आगे क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो सभी प्रोजेक्ट्स मेरे ठीक ठाक ही थे, मतलब ठीक ठाक नहीं, सुपर हिट थे। हाँ, हिट तो थे, कुछ हिट हुए कुछ हिट नहीं हुए, बट बट वो तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। हाँ, उसमें मेहनत मैंने किसी करी। के गाने हिट हुए, हाँ, किसी का, के दोने हाँ, हिट हुए, हाँ, हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, आई वाज ब्लेस्ड। हाँ, कोई पिक्चर नहीं हुई तो गाने तो हिट ही हो गए। वही एग्जैक्टली, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ना हाँ, पॉजिटिव, हाँ, अच्छा बिल्कुल ही बिल्कुल, हुआ। हाँ। तो ये जो स्पिरिचुअल वाला है, अम, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहाँ पर आप गई हो और कुछ बहुत अच्छा लगा हो, जो आप अपने दर्शकों को, अपने फैंस को बताएं, जहाँ पे मस्ट जाना ही चाहिए लोगों को, कुछ ऐसी चीजें? उज्जैन महाकाल। अच्छा, क्या खास लगा आपको वहाँ पे? मैं खासियत ही खासियत है वहाँ पे, वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रचंड है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरे जान पहचान वाले लोगों को, कि कुछ भी चढ़ा है ना उतर जाएगा, चाहे भूत प्रेत पिशाच या अहंकार।
भूत प्रेत पिशाच या अहंकार या कोई बुरी आदत कुछ भी चढ़ा है वहां जाके उतरने लगेगा। अच्छा। भूत प्रेत पिशाच तो उतर ही जाएंगे, अहंकार भी धीरे धीरे उतार देते हैं महाकाल। वो जगह ऐसी है ना कि सारे साधकों को, चाहे आप किसी भी पद्धति से, किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजियस लिनियज से, गुरु के लिनियज से, कोई भी आप है, कहाँ से भी, चाहे कितनी भी महान जगह से आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप साधक है, अगर आप अपना आपको भगवान का भक्त मानते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महाकाल उज्जैन जरूर चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वहाँ की ऊर्जा, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा तत्व है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को वो एक विजिट में 1 साल आगे बढ़ा देगा। वो जो ऊर्जा आपको इम्पैक्ट जैसे करती है, और उसका असर आप अपनी भौतिक लाइफ में देखने पाओगे, क्योंकि आध्यात्मिक चीजें कभी कभार हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जो भौतिक जीवन होता है ना, द वर्ल्ड इज अ मिरर फॉर आवर स्पिरिट। तो आप जब ऐसी जगह पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से आप शरीर छोड़ के उड़ने लगे, वो भी होता है साधकों के साथ जो एकदम डीप में है, तो वो उसकी बात नहीं करूंगी। आपके भौतिक जीवन में, वर्ल्डली लाइफ में आपको उसका असर दिखेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समटाइम्स द स्पिरिचुअल पाथ का दैट कि वहां पे असर हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन इज द मटेरियल वर्ल्ड, कि आपका एक प्रोजेक्ट कुछ हो जाएगा, या फिर आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं थी मटेरियल वर्ल्ड को लेकर या किसी बिजनेस या किसी चीज को लेकर, तो आपकी आत्मा ही आगे बढ़ी है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको वर्ल्डली वे से आपको फील होगा। एंड अधिकांश जो जागृत मंदिर है या जागृत स्थल है, या फिर कोई जागृत गुरु ही हो गए, अगर उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है ना, उस मंदिर का, उस स्थल का, उस गुरु का, उस इंसान का, जहाँ पे चेतना जागृत है, जहाँ पे वो दैविक चेतना, वो आपको मटेरियल वे से वो चीज आपको दिखाएगी कि हाँ आप आगे बढ़े हैं, या कोई चीज आपको ब्लॉक कर रही थी, वो ब्लॉकेज उतर जाते हैं। लोगों के इंटरनल एनर्जी ब्लॉक्स हील हुए हैं। आई फेल्ट लाइक आई हैड सम एनर्जी ब्लॉक्स, हाँ, वो सबके होते हैं एनर्जी ब्लॉक्स, और एवरीबडी हैज एनर्जी ब्लॉक्स, क्योंकि अपनी एक्सपीरियंस से लाइफ के या किसी और की एक्सपीरियंस से, अगर आप सेंसिटिव है, आप कहीं चले गए, आपको पता ही नहीं वहां पे क्या चीज है, आध्यात्मिक तौर पे कोई चीज ऊपर से ठीक ठाक दिखती है, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप कुछ चिटक गया, आपने कुछ पकड़ लिया, कोई नेगेटिव ऊर्जा, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, आप इंसिडेंट से तो निकल आए, वो वक्त से भी निकल आए, लेकिन उस इंसिडेंट की या उस माहौल की ऐसी कोई ऊर्जा आपसे अटैच हो गई, वो आपको एनर्जी ब्लॉक देती है। और आप, वो वक्त तो चला गया, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वो चीज आपको अभी भी आगे रोक रही है, सो दीज इंटरनल एनर्जी ब्लॉक्स आर नॉट विजिबल ऑन द सर्फेस। तो जब आप महाकाल या ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी ऊर्जा इतनी हाई है, ये अदृश्य दुनिया की बातें बोल रही हूँ, वहां पे जाके ये एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, जो आपको अवेयरनेस भी नहीं है शायद कि आपके एनर्जी ब्लॉक्स है। एनर्जी ब्लॉक्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? आपकी सोच में, आपको पता है आपको कुछ करना है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो कदम, या फिर यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, या फिर यू डोंट हैव क्लैरिटी, कंफ्यूजन सा है, तो एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होता है, तो वो क्लियर हो जाता है, माइंड क्लियर हो जाता है, चेतना ज्यादा अवेयर हो जाती है ना, ब्लॉक्स क्लियर होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोगों के लाइफ में ऐसी कोई इन्फ्लुएंसेस हैं, दूसरे लोगों की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या कोई इंसान है जिसकी चेतना बहुत जड़ में है, अब आपका पाला उससे पड़ा है, आपको डील करना ही पड़ेगा, फैमिली में है या कोई रिलेशन है कुछ, तो कॉन्स्टेंटली उस नेगेटिविटी की वजह से भी आप इंसान के अंदर एनर्जी ब्लॉक्स आ सकती है, जो आपको लगता है कि नहीं ठीक है वो मैनेज हो रहा है, लेकिन कहीं पे आपकी जिंदगी को वो चीज रोक रही है। तो वैसे इंसानों को तो और ज्यादा जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। स्टूडेंट्स जो मेहनत करने के बाद भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं नॉलेज, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी नहीं हो रही है कुछ, तो बहुत बार ये एनर्जी ब्लॉक्स भी होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी जाना चाहिए इस तरह की जगहों पे। करना कुछ नहीं, बस वहां जाके माथा टेक के आप आ रहे हैं, आप बस गर्भगृह में जल चढ़ा दिया आपने, या फिर बाहर, नॉट जस्ट उज्जैन बट ज्योतिर्लिंग हो गए, माँ कामाख्या मंदिर है, बहुत सारी ऐसे जगह है, आप बस जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका वक्त गुजरा है ना वहाँ पे, उस ऊर्जा के फील्ड में आप चले गए हैं, आपकी ऑरा और उस मंदिर की ऑरा में आप चले गए हैं,
तो उसका जो एनर्जी फील्ड इज ज्वलंत, वेरी पावरफुल। आप इंसान है इसलिए आपकी ऊर्जा लेस पावरफुल। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ लेस पावरफुल ऑरा मीट्स अ मोर पावरफुल ऑरा, उसका असर आप पे हो जाता है, राइट? सेम थिंग विथ लाइफ ऑल्सो। हमारे पूर्वज सब क्यों कहते हैं कि कंपनी सही रखो? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर गलत इंसान आप पे इम्पैक्ट करके जाएगा, लेकिन आज की दुनिया में और हमेशा से राक्षस भी तो है ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं थे राक्षस। पुराने जमाने में सतयुग से चले आ रहे हैं कहानियां। सतयुग में भी राक्षस जो होते थे, दे वर नॉट वीक। अगर वीक होते तो ऐसे हाहाकार क्यों मचाते हैं? और भगवान को क्यों अवतरित होकर आना पड़ता है? इंसान अगर संभाल लेंगे, क्योंकि औरा की बात होती है। उस शैतान ने, उस राक्षस ने, उस डीमन ने, उसने भी तपस्या की है। उसने किसी ऐसी किसी हस्ती की तपस्या की है, कुछ तो महादेव की तपस्या करके शैतान बन जाते थे। अहंकार, राइट? पावर शक्ति आ गई तो गलत इस्तेमाल करने लगा। तो आप सही होकर भी आप नॉट नेसेसरली दैट यू मे बी स्ट्रांग। आप सही है, आप बिल्कुल पवित्र है, प्योर है, आप मांस मच्छी भी नहीं खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप वीक हो सकते हैं। यू कैन बी प्योर एंड फुल ऑफ लाइट एंड स्टिल बी वीक, एंड इफ यू आर वीक यू आर वल्नरेबल। सिर्फ दुनिया नहीं, ऐसी ऐसी शक्तियां आपको कच्चा खा जाएगी, फिर आप अपने मार्ग पे क्या, अपने लक्ष्य पे क्या, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि राक्षस होते हैं। अब देखो ना, ये सब एप्स्टीन फाइल्स वगैरह निकालिए, राक्षस नहीं है तो क्या है? फाइल्स, मतलब ये एक बहुत भयानक सी चीज आ गई है ना सामने। सैटेनिक, यही होता है ना शैतान। उनके पास भी शक्ति है, भक्तों के पास भी शक्ति है, देवताओं के पास भी शक्ति है। वही द्वंद तो वही चल रहा है ना इस पूरे ब्रह्मांड में, देवता वर्सेस डीमन, गॉड वर्सेस सैटन। इट्स नॉट गॉड वर्सेस सैटन, इट्स एक्चुअली एंजल्स और दैविक शक्तियां वर्सेस नेगेटिव पावर्स। तो इस चीज को जीतने का तरीका यह है कि अपनी चेतना को बढ़ाना है। यू हैव टू ट्रांसेंड अबव व्हाट इज हैपनिंग। तो चेतना से ही हो सकता है, व्हेन यू आर अवेयर। ऐसा नहीं कि भागना है दुनिया से, ये गलत है भाग जाओ, नहीं। देखो क्या है, जितना समझोगे ना उसको डील करने की उतनी क्षमता आएगी। टू अंडरस्टैंड, टू सी इट फॉर व्हाट इट इज, नॉट। आधे से ज्यादा लोग डिल्यूजनल होते हैं, दे आर लिविंग लाइफ इन डिल्यूजन्स, सामने वाले इंसान को देखो जो है, उसको वैसे देखो, उसको ग्रेट मत बनाओ, उसको एकदम तुच्छ मत बनाओ। हु दे आर, लुक एट देम, देन यू विल नो हाउ टू डील विद देम बेटर। परिस्थिति को देखो, ऐसा नहीं कि परिस्थिति एकदम ही गई गुजरी है, उसको बहुत ही मतलब ग्रैंड बना दिया, या फिर परिस्थिति बुरी नहीं है, उसको और बुरा बना दिया अपने माइंड में। समतल बुद्धि देखो उस चीज को, ये ऐसा है, तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। उसको वहां से निकलना कैसे है, या फिर उसको चैप्टर क्लोज करना है, या फिर वहीं जाके लड़ के उस चीज को अपनी ऊर्जा से उसको पूरा मतलब चेंज करना है। तो यू डिसाइड। सो स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिज्म इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि आप तब तक ही ताकतवर है जब तक कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने नहीं आ जाते हैं। अब उस नाउ यू आर एट हिज मर्सी, हर मर्सी। अगर वो अच्छा निकला तो अच्छा, बुरा निकला तो बुरा। जिंदगी ऐसी है ना, कभी हमें हेल्प करने के लिए लोग आ जाते हैं, हमसे ज्यादा बड़े हैं, सीनियर है, ताकतवर है, और कुछ लोग आ जाते हैं जो हमको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जी, दुनिया ऐसी है, क्या करें अभी। कभी ब्लैक मैजिक वगैरह आपने फेस किया है, ऐसा कभी फील हुआ? बहुत फेस किया मैंने। हाँ, मीटू के बाद तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, मतलब ब्लैक मैजिक तो कच्चा नींबू है। मीटू के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया 2023 में। मीटू के बाद सबसे पहले तो मैंने नोटिस करी कि अजीब अजीब लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। अब काम साबोटाज, एक ग्रुप लॉबी बन गई थी मेरे अगेंस्ट कि इसके काम मत होने दो, मेरे बारे में उल्टी सीधी रूमर्स, ये वो कुछ कुछ वैसे ही करते होंगे ना। किसी का काम खराब करना, जिंदगी खराब करना, तो आपको उसके बारे में झूठ बोलना ही पड़ेगा। सच बोल के तो आप सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ना। और अगर आप 10 लोग साथ में आपका वेंडेटा चलाए हुए हैं, आपके अगेंस्ट उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, 10 20 50 पता नहीं हजार कितने, तो पहले मीटू मूवमेंट के पहले धड़ल्ले से कास्टिंग काउच होता था, लोग किसी को भी कुछ भी कर देते थे, कैसे भी। आज थोड़ा सोचते हैं 2 बार, ठीक है। तो अगर आप जुर्म का साम्राज्य, अंधकार का साम्राज्य को अगर आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो छींटे तो आप पे पड़ेगी ना। आप भूत भगा रहे हैं, वो भूत आपको परेशान नहीं करेंगे, आप दूसरे का भूत भगा रहे हैं। यू आर एक्सोरसाइजिंग एन एंटायर प्लेस, आर दे गोना लेट यू लिव इन पीस?
ये एप्स्टीन फाइल्स का क्या सैटेनिक है, ये शैतानी एक साम्राज्य है जिसके ये मेंबर्स बन चुके हैं और वो ऐसी हरकतें करेंगे। कास्टिंग काउच तो कुछ भी नहीं हो, कास्टिंग काउच कच्चा नींबू लगता है इससे ऐसे ये एप्स्टीन फाइल्स के सामने, राइट? जैसी चीजें वो कर रहे हैं। तो ये शैतानी चीजें हैं, शैतानी लोग होते हैं जिनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है कि आपको सक्सेस के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, या फिर आप सक्सेस के लिए, बात मुद्दा वहीं पे आता है, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल जैसी चीजें हो, छोटे छोटे बच्चों का सैक्रिफाइस करना, बच्चों का मांस खाना। अब ये बताइए कि दुनिया में कितने बिलियनर्स हैं? सबने क्या चाइल्ड सैक्रिफाइस किया है? सबने क्या ये सारी ऐसी डाइट फॉलो की है? 99% people have gone to the top in a clean way. ये जो पहुंच नहीं पाते हैं ना, वो उनकी बनाई हुई कहानियां होती है, अरे इसने तो ऐसा किया होगा, उसने तो वैसा किया होगा। और अगर आप खूबसूरत है, लड़कियां, औरत है, तो फिर 100% लोग दुनिया कहानियां बनाती है, क्योंकि आप नहीं पहुंच पाए वहां तक, आप नहीं पहुंच पाए वहां तक। और हाँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, वैसे भी लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, हर जगह होते हैं, आपको तो पता ही है, मीडिया में भी है, कॉर्पोरेट में भी है। वैसे कुछ आध लोग कैरेक्टर्स निकल जाते हैं कि उनको काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो उनके कर्म है, उनकी करनी है, उन्होंने अपना मार्ग चुना है। जरूरी नहीं है कि 99% को वैसे ही सक्सेस मिलेगी। इट इज द 99 नहीं, चलो 90% पीपल रीच देयर गोल्स बिकॉज दे आर स्मार्ट, दे आर विकेट स्मार्ट, they are intelligent, they know how to go forward, and that is the only way, that is a risk free way. आपने आड़े तड़े काम किया ना, तो आपने अपने आप के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। वर्कआउट हो गया तो हो गया, वरना 4 हिस्सों में बॉडी मिलेगी, यू नो। तो गारंटी तो कोई नहीं दे रहा ना। ये बॉलीवुड के सारे एस्पिरेंट्स के लिए, किड्स, टीनेजर्स जो भी आते हैं सपने लेकर, और यहाँ पे तो कटोरा भर भर के लोग खड़े हैं, पिटारा भर के, ये गलत काम, वो ये वो। आप ये सवाल पूछो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे रहे हो कि मैंने आपका ये कुछ ऐसे शेडी वाले आड़े टेढ़े काम किए तो मेरा 100% मेरी कास्टिंग होगी, 100% मैं स्टार ही बन जाऊंगी? वो कोई भी वो सारे लोग स्टार नहीं बने, दे आर ऑल कोठे पे बिठा दिया उनको। और जो कोठे पे में नहीं बैठे, एकदम तोड़ ताड़ के, अंदर से टूट ताड़ के वो वापस चले गए। वो कहानियां कोई नहीं बताता। बॉलीवुड की, दुनिया की कहानियां वही अमर होती है जो सक्सेस हो चुका है, जो चमक चुका है। जो नहीं चमक पाए हैं, जो टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं, जिनको तोड़ मरोड़ के डिस्कार्ड कर दिया गया है, उनके बारे में कहानियां नहीं है, इसीलिए लोग वार्निंग नहीं ले पाते हैं। दैट इज द अंडरबेली ऑफ सक्सेस इन द वर्ल्ड। सो दैट इज वाई द मिडिल पाथ इज ऑलवेज द सेफेस्ट पाथ। कि भाई यूनिवर्स को बोल दो कि मुझे सब चाहिए, मुझे सेफ्टी भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, आंतरिक बैलेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, एक समाज में एक इज्जत हो मेरी, एक रिस्पेक्ट हो। और रिस्पेक्ट कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, चाहे आप कितने भी टॉप पे पहुंच गए हो, ठीक है, दुनिया को सब पता होता है, राइट? तो वो भी चाहिए, सब चाहिए। अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे ना कि मुझे सब चाहिए, और एक सेफ, डिसेंट, एक नॉर्मल तरीके से ना, थोड़ा सा खेल खेल के बस पहुंच जाएंगे, तो यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट दैट। आपने माइंड में बना लिया ना कि नहीं यही ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको किसी ने समझा दिया कि नहीं चाइल्ड सैक्रिफाइस ही करना है टॉप पे पहुंचने के लिए। कौन चाइल्ड सैक्रिफाइस सब करके बैठे हैं क्या? सब कास्टिंग काउच करके बैठे हैं क्या टॉप पर? यू आर ट्राइंग टू से दैट ऑल द टॉप एक्ट्रेसेस एंड ऑल द टॉप एक्टर्स हैव डन कास्टिंग काउच? ये बड़ा ही अजीब, आंकड़े मैच नहीं होते हैं। एक आध होंगे, तो आपको वो एक आध जैसा बनना है कि वो दूसरों जैसा बनना है, जो एंजॉय भी कर रहे हैं, सक्सेस भी है एंड सुकून से भी है। उनका जमीर उनको पोक नहीं करता है एवरी डे, उनके अंदर ट्रॉमेटिक मेमोरीज नहीं है। अच्छा, जो भी ट्रॉमा है वो दूसरों के डेवलप ट्रॉमास होंगे, खुद को ट्रॉमा मत दो। मेरे लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं, जो आई डेंट कॉल फॉर इट एंड आई डेंट पुट माई सेल्फ इन दैट, समबडी डिसाइडेड टू ट्रबल मी, उसका ट्रॉमा है। दूसरों ने मुझे परेशान किया, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग। जैसे मीटू के बाद मुझे बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, एक्सीडेंट हुआ, फूड पॉइजनिंग, गुंडे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, विल नॉट गो इन डिटेल इनटू दैट, बट आई एम स्टिल रिकवरिंग। बट मैंने अपने आप को तो ट्रॉमा नहीं दिया ना। कल को मैं कभी भी जिंदगी में ये तो उठ के नहीं बोल सकती ना कि मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में मैंने अपने आप को जाने दिया जहाँ पे मुझे पता था कि ये गलत होएगा मेरे साथ या हो रहा है, मैंने फिर भी अपने आप को वहां पे डाल दिया। रिलेशनशिप में कभी गलतियां हो जाती है, वो अलग चीज है। तो प्यार हो गया,
बंदा गलत निकला, अब क्या क्या करें, है ना, वो अलग चीज़ है। आप कभी कभार लोग अकेलेपन में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं रिलेशनशिप में, वो भी एक ठीक है, लेकिन सौदा मत करो, सौदा मत करो कभी भी, यू नो। जो सौदा करता है फिर वो नुकसान भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है, आप बहुत रिस्की मैटर हो जाता है। सो आई यूज माई चेतना, यू नो, मैं किसी भी चीज मुझे कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं पीछे स्टेप बैक करके बैठ जाती हूँ उस चीज को लेकर। आई लिटरली आई लिटरली कमांड द यूनिवर्स टू गिव इट टू मी। पहले तो मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ मुझे तरीके बताओ, है ना, क्या है स्टेप इसका, मुझे अपने आप को क्या इम्प्रूव करना है, वो भी तो देखे ना कि लायक हूँ कि नहीं मैं। आप लायक बन जाओगे ना तो कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यू कैन जस्ट से यार इसके बगैर भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, धीरे धीरे बढ़ जाऊंगी मैं आगे। दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, रिसर्च, नो व्हाट यू वांट, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस हो, एनीथिंग एनीथिंग इन लाइफ। 40 को टच कर रही हूँ, इतनी तो मेरी अकल आई गई है अपनी लाइफ से, दूसरों को देखकर, दुनिया को देखकर, कि दैट इज द ओनली वे। ये जो एप्स्टीन फाइल वगैरह है ना, दीज आर पीपल हु आर लॉस्ट, उनको गलत सिखाया गया है और उस गलत राह में चले गए और अब वो फंस चुके हैं, अब उनकी चेतना बंद हो चुकी है, उनको अब डार्क और ये सब गंदी चीजें करने में मजा आता है। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू एंजॉय देमसेल्व्स और फाइंड प्लेजर बाय एनी ऑफ द अदर वेज। इंसान को गू खाने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको खीर में, मिश्री खीर में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका टेस्ट बड ही बिगड़ चुका है, आपकी आंखें बिगड़ चुकी है, आपके सेंसेस बिगड़ चुके हैं। तो बिफोर आप आप उस परिस्थिति में पहुंचने से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर ले, चेक कर ले, क्योंकि एक बार चेतना अगर हाथ से गई ना, तो आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। और ये अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी आत्मा को भी अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। आप डिसाइड करो ना, भगवान के पास जाना है कि शैतान के पास जाना है, यू डिसाइड। और जो बहकते बहकते पहुंच गए भगवान के पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक द रेन्स ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड। अनकंट्रोल भी कोई खाना शुरू कर दे तो क्या होगा उसकी हेल्थ का? लाइक दैट विथ लाइफ। आपको एक चीज आज मजाक लग रही है, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी डू समथिंग, उसका रिपरकशंस होता है आपकी सोल पर, यू नो। यू डोंट रीच अ गुड प्लेस इन लाइफ बाय डूइंग बैड थिंग्स। आज उनको पूछो, उन्होंने सैटेनिक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, मतलब सारे पागल एक साथ जुट हो गए हैं, दे अग्री विथ ईच अदर। ऑब्वियसली इफ दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, दे अग्री विथ ईच अदर ना, बट दैट डजंट मीन दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो तनुश्री, आई थिंक हमने बहुत अच्छा खाना खाया यहाँ पे, और हमने पूरी थाली चट कर दी और हमारा टेबल भी अब क्लीन हो चुका है। तो अब थोड़ा सा हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अब वो जो स्टारडम वाली बात होती थी वो अब नीचे आ गई है और अच्छा कंटेंट ऊपर आ गया है? लोग कंटेंट की भूख है लोगों को कि अच्छा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो लोग बड़ी ही चाह के साथ देख रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? एक स्टारडम होता था कि अरे खान्स वाला, सुपरस्टार वाला, बट अब लोग एक्टिंग देख रहे हैं, अब लोग कंटेंट देख रहे हैं। जी, कंटेंट के लिए डिमांड और मार्केट हमेशा से थी, बट आई थिंक क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में वेव्स के जैसे चेंजेस आते हैं। अभी फिलहाल पूरी दुनिया इज अबाउट कंटेंट। अगर आप देखेंगे कि लोग इंस्टाग्राम पे स्टार्स बन चुके हैं, लोग यूट्यूब पे स्टार्स बन चुके हैं, एंड पीपल आर डूइंग रियली वेल। तो आई थिंक दुनिया अब इस दिशा में जा रही है कि एवरीबडी वांट्स टू कंज्यूम कंटेंट दैट इज इम्प्रूविंग देयर लाइफ इन सम वे, यू नो। ये एक अवेकनिंग सा हो रहा है दुनिया में, यू नो, देयर इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इसीलिए आज की डेट में एनीबडी कैन मेक देमसेल्व्स अ सक्सेस इफ दे क्रिएट गुड कंटेंट एंड इफ दे फाइंड देयर नीश, you know, this is my strength, this is my ability, what service can I provide, you know, and that's the demand, you know. You can, your experience, something that you're teaching. तो आज की दुनिया में कोई अगर बेरोजगार है तो, या फिर तो बहुत ही कुछ उनके ऊपर से गुजरा है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में एनीबडी कैन डू वेल। आई फील दैट। ओके, हमने सारी बातें कर ली। व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? यू वांट टू लाइक
we would like to know more about it. हमने करियर बात किया, इंडस्ट्री बात किया, स्पिरिचुअल बात किया, सब कुछ किया, but please tell me something about your personal, how's going? Personal life is good. अगर personal life meaning me as a person, then of course I'm okay, with myself. But of course, भगवान की मर्जी होगी तो आगे फ्यूचर में और भी चीजें होंगी. Like if you are asking me about marriage or relationships, yes, I'm open to it. I'm definitely open to it. But provided I meet the right person, you know. मैं हर चीज में आई एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, वेदर मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, बिकॉज द प्राइस फॉर केयरलेसनेस इज टू हाई. चाहे करियर हो या चाहे पर्सनल लाइफ हो, द प्राइस दैट यू पे फॉर रशिंग इनटू थिंग्स एंड बीइंग केयरलेस इज टू मच. सो आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग माई टाइम कि आप एक गलत दिशा में चले गए, पर्सनल लाइफ में भी गलत दिशा में चले गए, फिर उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है. और मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ दूसरों से नहीं सीखा है, मैंने खुद की लाइफ से भी सीखा है. तो अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो फिर वो गलती, तो फिर हमेशा दूसरा इंसान गलत नहीं है, आपको अपने आप को भी देखना पड़ेगा, आपके पैटर्न्स को भी देखना पड़ेगा. तो I've had my fair share of heartbreak, relationship, good, bad, ugly, everything. So now I'm looking for a life partner, somebody I can see the long term with. Because मैं इतनी सारी चीज़ें build करना चाहती हूँ. I don't want disturbance in my personal life. जैसे कि मैंने कहा कि films are not the be all and end all. I probably want to do a lot more things, और I'm already doing that through my Instagram. Maybe उसी चीज़ को मैं थोड़ा enhance करना चाहूँगी, या फिर maybe other things, right? Whatever it is, I'm going to build myself up. So आपका लाइफ पार्टनर, आपके आसपास का जो माहौल है पर्सनल लाइफ में, वो भी कंड्यूसिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ड्रामा चल रहा है पर्सनल लाइफ में तो आप फिर किसी चीज़ को अचीव करने के लायक नहीं रहते हैं. वो हमेशा एक चीज़ आपको फिर वो नीचे खींचेगी. तो लाइफ पार्टनर हो या रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए मेरी सोल के साथ, क्योंकि इंसान को पीछे उसकी परिस्थितियाँ खींचती है, और परिस्थितियाँ इंसानों से बनती है. आपके आसपास कौन लोग हैं, आप क्या कोई ऐसी किसी चीज़ को आप बिल्ड कर रहे हैं, आप उसमें फोकस कर पाएंगे? पीछे से कोई एकदम मतलब आपकी लाइफ लगाई हुई है, खामखा ऐसे भी लोग होते हैं. उनका पर्पस ही होता है सुबह उठ के आपको परेशान करना. जहाँ ड्रामा नहीं है वहाँ ड्रामा क्रिएट करना. देयर आर पीपल लाइक दैट, राइट? तो इमेजिन, मैं आज अगर मैं अकेली हूँ तो जो भी ड्रामा हो रहा है वो बाहर है ड्रामा. मैं क्या घर में पाल लूँ अपना ड्रामा, या किसी के ड्रामे में मैं चली जाऊँ? मैं खुद नहीं, राइट? तो मेरे पास एक बिल्ली है, और आगे भी बिल्लियाँ कुत्ते आएंगे, डॉगी, कैट्स. मुझे पेट्स बहुत पसंद है. तो अभी तो फिलहाल मेरी पर्सनल लाइफ का ये हिस्सा है. प्लस फैमिली है जी. फैमिली है तो उनके साथ मैं टच में हूँ. बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक फील्ड में हूँ, तो थोड़ा आइसोलेशन और एकांत मुझे पसंद ही है. वैसे भी मैं हमेशा से वैसी ही थी. मैं आई फोकस ऑन माई सेल्फ एंड आई फोकस ऑन माई स्पिरिट. एंड जब जैसा माहौल होता है मैं सोशली भी इंजॉय करती हूँ. आई एम नॉट अ एंटी सोशल पर्सन, बट आई डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम अराउंड पीपल हु आई नो डोंट हैव माई बेस्ट इंटरेस्ट, या फिर वो आगे जाके ड्रामा क्रिएट करेंगे या फिर अभी क्रिएट कर रहे हैं. आई कट माई लॉसेस. जिंदगी बहुत छोटी भी है और बहुत लंबी भी है. गलत इंसान के साथ ना वो जिंदगी मतलब जेल जैसा फील होएगा. तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी शादी होती है, और अगर जब भी होगी, तो वो कुछ अच्छा ही होगा. सो आई वेट फॉर दैट. लास्टली एक बहुत बड़ी चीज़ चर्चा में है, एप्सन फाइल. मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अगर उसके बारे में जो खबरें सुन रहे हैं. आपने कितना सुना और क्या लगता है आपको? मैंने उतना ही सुना जितना कि पब्लिक में आया है. मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रहती हूँ. आई लव बीइंग ऑन इंस्टाग्राम अ लॉट. तो वहाँ से मुझे ज़्यादा न्यूज़ मिलती है, और यूट्यूब और डिजिटली मैं ज़्यादा रहती हूँ. टीवी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ. आई रेड ऑल दैट एंड आई बिन हियरिंग एवरी डे. थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मुझे पता चल रहा है. मतलब इनिशियली तो ब्लैंक हो जाता है माइंड ये सब सुन के, बट मुझे इसके बारे में एक आइडिया तो था, क्योंकि मैं अमेरिका में रही हूँ कुछ साल, और क्योंकि मैं चर्च भी जाया करती थी अमेरिका में. मेरा हिंदू धर्म के साथ साथ मेरा दूसरे धर्मों की भी मैंने स्टडीज़ की है. मेरा लगाव जुड़ाव रहा है.
मेरा ये मानना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सिकनेस। ये एक स्पिरिचुअल सिकनेस है, क्योंकि अगर कोई इंसान टॉर्चर में, दूसरे की प्रताड़ना में, दूसरे की if somebody is finding pain in somebody else's pleasure, then it is a spiritual crisis and a psychological crisis. फर्क बस इतना है कि पागल जब अकेला होता है, if a mad person is operating alone, they will have some awareness that they are mad. If a psychologically disturbed person is operating alone, they might have some idea that they are not quite right? They need help. But when a whole bunch of crazy lunatics get together and they are rich and they have money and they have power and they have influence, they will somehow convince each other that what they are doing is the right thing. They will somehow convince each other that यही तरीका है. So this group of people, they are probably Satan worshippers. जो आ ही रहा है Epstein files में. These are satanic sacrifices. And somebody at some point of time in their life convinced them that Satan is a real god. Somebody convinced them that Satan is a real god and that he needs to be worshipped and that you need to offer sacrifices. My point is, if you are the one doing the killing, you are the one doing breaking all the laws, doing these horrendous things in order to please a god, then what kind of god is that? Shouldn't God be giving you things? Knowledge, information, the way to move forward. Like what I was saying right now, you meditate, you strategize, you choose your path, and then you walk yourself to success, right? And that success is sustainable. Similarly, with pleasure also, personal pleasure, whether it's success is a form of pleasure, right? That's how people seek success, because you feel great when you're successful. So personal pleasure is also the same thing. When you work towards it in a balanced fashion, in a balanced strategic fashion, where you're not breaking millions of laws and then you have to hide from the law, and you're not doing these weird stuff, like eating somebody else's baby. For heaven's sake, don't eat somebody else's baby. They've carried the baby for 9 months, and now you're going to just do horrible things to the baby and eat it. Like, that's not fair. So when you're going so much out of balance, that pleasure or that success is not sustainable, and that's why these people have to keep doing it. Any kind of pleasure that you have to sacrifice so much, take all kinds of risks, and just be on the edge. And these people, they are also doing drugs perhaps. मतलब उनकी पूरी चीज ही भ्रष्ट हो चुकी है. अब ड्रग्स के बगैर उनको प्लेजर नहीं आता. ये सब फालतू काम किए हुए, ऐसी इस तरह की हरकतें किए हुए उनको मजा नहीं आता. दूसरे को टॉर्चर किए हुए उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. दूसरों को गिराए हुए वो खुद एलिवेट नहीं हो पा रहे हैं. what have you done with your life? I want to ask these people. And because इंडिया में भी आजकल ये सब शुरू हो गया, रिक्रूटमेंट शुरू हो गई इन सब चीजों के. what are you doing with your life, dude? I know some of us look stupid by saying, but I'm not against pleasure, I'm not against achievements, but somewhere boundaries have to be there now. Otherwise, what is the limit? I mean, now people have started eating humans also. A day will come where they will not find satisfaction in that also. Then what are you going to do? Eat yourself? Where is the limit of pleasure? You went after women, you went after men, you went after kids, you now went going after infants. Where is the limit? One day you're going to start eating yourself because you have destroyed everything else. These people can't live with themselves. A state of their souls are in a state of flux where they're trying to do this and they're trying to do that, this, that, yahan pe ye karo, wo karo, just to get that basic amount of satisfaction and peace. So if you don't have a basic amount of satisfaction and peace without doing anything, it's a spiritual crisis. And your God is not able to help you. Because my God has prepared me in such a way that I can sit still in one place, without doing anything. And those of y'all who know me, everybody knows how badly my career was sabotaged after Me Too movement. Everything that I valued in my life was taken away from me. Things that I worked hard, things that I struggled to achieve, everything was snatched out of me. Not because of my own this thing, for no fault of mine. But despite that, I have joy in my life. I have peace in my life. I have thera. I don't even have to eat actually.
I will still be satisfied, but I eat because, well, I don't need to starve. But you know what I'm saying? To feel pleasure, to feel peaceful and satisfied, and to feel basic happiness, I realized I didn't even need anything. No matter what people took from me, समतल बुद्धि स्थिरता है मेरे अंदर. So then it doesn't come from the things outside of you, neither pleasure nor a sense of success, nor success itself. And only God can make you realize that. That's why they call Satan an adversary. He's not even an equal to God. He's not even an equal to God. So you're worshipping a lesser God, someone who's way down in the hierarchy. If you had an opportunity, would you know the top guy or would you know the bottom guy? Top guy. We all as humans have the opportunity to know the top guy, because the top guy has power. The top guy can give you supernatural peace, supernatural provision, supernatural satisfaction, supernatural joy, pleasure. Just there are yogis in the mountains, they don't even have clothes. They've not eaten for like hundreds of years, and they're living for thousands of years, and they're living in peace and joy and bliss, and people who come near them also become happy. So clearly, if somebody has to do all this, and just because there are a bunch of people agreeing, doesn't mean that, these people are destroying their soul. They're destroying their life. Oh, Mila. Some people are what doing weird, drinking blood to look young. Would you want to live that long with being that miserable? It's better to live a shorter life and a blissful life and a happy, peaceful life than a long, miserable life. And it's very easy to achieve that state of general basic wellness, without killing, without eating somebody, without drinking somebody's blood. This is madness. How come nobody told these people that you're losing your shit? Like these people have lost their shit, and just because more of you all have gathered together and ईगो मसाज करते हैं जैसे बॉलीवुड में होता है, फ्लॉप पिक्चरें बना रहे हैं, इनको बोलने वाला कोई नहीं है, भैया स्क्रिप्ट पे काम करो. तुम दूसरे को गिराने में लगे हो, अपने ऊपर काम करो ना. बॉलीवुड में जो माफिया लोग काम करते हैं, इसको गिराएंगे, इसके ऊपर गैंग अप करेंगे, इसको मिलके करेंगे. अरे तुम फोकस ऑन योरसेल्फ ब्रो. If you focus on yourself, you will create something fantastic, and that will give you so much joy and satisfaction. It wouldn't matter to you who's doing well. You focus on your personal life, yourself. You will have so much joy and pleasure and all that in life. It will not matter who else is happy. When you become so happy and peaceful, बाहर में चाहे दुनिया फर्क ही नहीं पड़ता है. तुमको इच्छा ही नहीं करेगी किसी और का कुछ बिगाड़ने में. Most people don't focus on themselves. They find faults in the whole world. His success or his happiness and his peace is bothering you because you don't have it. And you had just the same opportunity to have it, just the way he had the opportunity. He took the opportunity, you didn't take the opportunity. फर्क वही है. हर इंसान दुनिया में अपने पे फोकस करना शुरू कर. Become selfish, I'm saying. Become selfish. उतनी selfishness होनी चाहिए. You're going around, these people go around telling the world, oh, this is self. God is self only. Knowing God and following God doesn't mean that you become a selfless creature. In fact, it's the smartest thing to do, because God enables you to get in touch with yourself, what is good for you. And once you fix yourself, once you are good, you will not have a problem with somebody, even if they're shooting like a shooting star or they have all the things in the world, because you have it. It's a spiritual and a psychological crisis. They needed help. I think they probably got so damaged. That's what satanic things do. They catch you young. These people were damaged as children. They lost their perspective. They didn't develop as normal human beings. Their joy, their pleasure, their satisfaction, everything got warped because of trauma. And now they're inflicting the same trauma on others. ये सिर्फ एप्स्टीन फाइल की बात नहीं कर रही हूँ. इस दुनिया में भी जहाँ जहाँ पर लोग इस तरह के अंधकार में जी रहे हैं ना, जहाँ पे दूसरे को प्रताड़ित करके, दूसरे को कष्ट पहुंचा के उन्हें लग रहा है कि उनको कोई प्लेजर मिल रहा है. इट्स अ स्पिरिचुअल एंड अ साइकोलॉजिकल क्राइसिस.
अगर एक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी अदर इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, एनी न्यू थॉट, वो वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं और ये सारी चीजें छुपते छुपाती होती है, अभी तो बाहर आ रही है, ये लोग छुपते छुपाते ये सारे कार्य कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, और भी लोग आ गए हैं जो वैसी हरकतें कर रहे हैं। अब उनको ये बोलने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। उनको बोलने वाला ही कोई नहीं है कि एक दूसरा तरीका भी है प्लेजर को प्राप्त करने का, जॉय को प्राप्त करने का, सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट को प्राप्त करने का। अगर आपको पता है कि 50 और तरीके हैं, आप वैसा तरीका अपनाओगे जहाँ पे आपको और आपकी आत्मा को सबसे कम रिस्क होगा। तो क्या 90% दुनिया पागल है? तो 90% दुनिया क्या हम क्रेजी हैं? अगर किसी ने इन लोगों को सिखा दिया है कि बच्चों को सैक्रिफाइस करके ही आपकी उन्नति हो सकती है, जिस बच्चे को किसी और माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला है, आप उसको किडनैप करके लेके जा रहे हो, माँ ढूंढती फिर रही है बेचारी, उसका बच्चा कहाँ गया, उस माँ के दिल को चोट पहुंचाई, उस बच्चे को चोट पहुंचा रहे हो। इतना छोटा सा नन्हा सा एक जान जिसके जीवन में इतना कुछ बाकी है, आप उसके जीवन को ही काट दे रहे हो ट्रॉमा से, फिर काट के खा भी जा रहे हो। तो अगर 90% दुनिया ये नहीं कर रही, अगर 90% पागल है, ये आप पागल है। तो शैतान का तो काम ही होता है ना, शैतान आपको बोलेगा कि नहीं आपको ये प्राप्त करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सैकड़ों सैकड़ों तरीके हैं एक डेस्टिनेशन पहुंचने के, सक्सेस तक पहुंचने के सैकड़ों तरीके होते हैं। आपको चुनना है कौन सा तरीका। पर्सनल पीस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल अचीवमेंट के लिए एंड पर्सनल प्लेजर तक भी पहुंचने के सैकड़ों तरीके होते हैं। शैतान इज अ लिमिटेड बीइंग, इसीलिए भगवान और शैतान की कंपैरिजन नहीं होती है। भगवान इज मल्टी डायमेंशनल, शैतान इज यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल इंसान क्या करता है, उसको एक ही तरीका दिखता है, चाहे वो तरीके से दुनिया भस्म क्यों ना हो जाए, वो एक ही तरीका है उस चीज तक पहुंचने का। भगवान बोलते नहीं 50 तरीके हैं, भगवान बोलते मुझ तक भी पहुंचने के 50 तरीके हैं। तो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने संस्कार, अपने विकार, अपने कॉलिंग के तरीके से, जैसे सनातन में तो मैंने यही सीखा है, राइट। मैंने सभी धर्मों की स्टडीज की है और उसके बाद मैंने उसी में तत्व तक पहुंची हूँ जो मैंने सनातन ने मुझे ऑलरेडी सिखा दिया था कि मुझ तक पहुंचने के सैकड़ों तरीके हैं। तुम अपने हिसाब से आओ, अपने पेस से आओ, अपने टाइम से आओ, यू नो। तो वैसे ही दुनिया में सारी चीजें, एवरीथिंग, वेदर यू वांट लव, वेदर यू वांट मनी, वेदर यू वांट सक्सेस, वेदर यू वांट पर्सनल प्राइड एंड रिस्पेक्ट, जो भी चीज है इस ब्रह्मांड में प्राप्त करने लायक, आप प्राप्त कर सकते हैं। असली भगवान वही बोलेगा आपको, जो भी चीज है ब्रह्मांड में बनाई ही है आपके लिए, सब कुछ बनाया है आपके लिए, आपके प्राप्त करने के लिए, आपके भोगने के लिए। तो पूरा ब्रह्मांड भोग विलास का जगह है ना। कोई कोई कष्ट भोग रहा है तो कोई सुख भोग रहा है, ये भोगने वाली जगह है। तो अगर आपको भोगना ही है तो आप डिसाइड करो ना, किसी और की बात क्यों सुन रहे हो। कोई आके आपको आप, वही बात होगी ना, माँ बाप ने पैदा किया, पड़ोसी ने आके आपको आपको पट्टी पढ़ा, आपने पड़ोसी की बात सुन के आप चले गए कहीं पे। तो सेटन वर्शिपिंग इज दैट। पुराने जमाने में धर्म को लेकर लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे, क्योंकि धर्म बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो। आज तो धर्म भी फ्लेक्सिबल हो गया है। Religion is also not that rigid anymore. Religion has become very flexible, and if you don't like the rigidity of religion, be like me. I've adopted all the religions. I've taken the good things of all the religions, whatever I agreed with. So it's not restrictive for me. But you don't eat shit just because you're hungry, and you eat shit long enough, you will forget the taste of real food. Were you born to eat shit? No, of course. Nobody is born to eat shit. So know the difference when people are doing all this Satan worship, Illuminati and all they are joining. And क्या कहा जाता है, मर्डर करो। कैसा भगवान है, मर्डर करो, छोटे छोटे बच्चे और लोगों के साथ गलत करो, उसको जीने का हक नहीं है, उसको सुकून का हक नहीं है। आप दूसरे का सुकून छीन के आपको कैसे सुकून मिलेगा? इसीलिए आपको बार बार ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये एक बार में नहीं रुकते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस, इनको बार बार करना पड़ता है। कि जो शैतान है, जो एंटिटी खुद तड़प रहा है, वो आपको क्या सुकून देगा? आप जिस चीज से जुड़ोगे, उसकी अंतरात्मा की जो स्थिति है, वो आपकी भी वैसी स्थिति हो जाएगी। आप भगवान विष्णु से जुड़ोगे
तो आपकी स्थिति विष्णु जैसी होगी। द एंटायर वर्ल्ड विल फील लाइक अ प्ले ग्राउंड। आप खेल के निकल जाओगे एक दिन। आप शिव तत्व से जुड़ोगे तो आपके तप जप में आपकी हर चीज में शक्ति आ जाएगी। आप शक्ति सम्राट बन जाएंगे। तो आपको किसी चाइल्ड या किसी की सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप शैतान से जुड़ोगे तो फिर कुछ भी आप कर लो, दैट सक्सेस विल नॉट फील लाइक सक्सेस एंड दैट पीस विल नॉट फील लाइक पीस, क्योंकि उसमें नहीं है ना। आप जिस चीज से, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स विद पीपल हु यू वाइब विद, यू बिकम, यू आर वाइबिंग विद द रॉन्ग डूड। ब्रह्मा जी से जुड़ो, ब्रह्म की रोशनी से जुड़ो। आप में रोशनी नहीं भी हो, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आते आते आप में वो आ जाएगा। So when in life we are taught to keep good company, then how much more it is important in spirit to keep good company. That is spirituality. That is only religion in a nutshell in the modern day. That's what the olden people tried telling us. Oh, don't do this and don't. Whatever they knew, those guys were also evolving. Na? Sometime back they said the planet is still, the entire universe is revolving around the planet. They had to evolve, right? So like that, religion is also evolving. You can't throw the baby out with the bathwater. If you don't like something in religion, remove that thing, take the best, leave the rest. You don't just just because you're upset with your parents, you don't go walking around with a stranger, na? That's what people have done. Satan worship, demon worship, ये Illuminati and all this Epstein, ये उस fundamentals में ये गड़बड़ आ गया है. Fundamentals में they've just taken the wrong direction and now they don't want to admit they are wrong because they've gotten used to eating shit and that's what they want to do. They've lost the taste for anything else normal and the rest of the world has to pay the price for it. And now we are being bombarded with all this horrible stuff and be forced to confront the reality that this stuff also exists in the world. What kind of world we are living in where people are doing all this and they think it's okay and they actually think it's very cool. वो emails से पढ़ो, you really think like, my god, these people think they're cool. Not cool. Why? Because there's a more intelligent way to be. Not a more spiritual way, not a more religious way. There's a more intelligent way to exist. And don't tell me, if there is an intelligent way to exist and you still wanna function like and live like a dumbass, I have no respect for you. We are capable of extremely high intelligence. All human beings, they're capable of. We can all be Einsteins. We're not even using 1% of our brain properly. Yeah. If we were to use a little more of our brain, and how we can do that? By associating with something that is more transcendent. If you associate with Buddha, someday you might become a Buddha too, or at least become a Bodhisattva. You associate with a Christ, someday you'll have that light, if not the whole of it, some of that light. By default, by association, it'll happen. You associate with Vishnu, someday, if not completely, you will have the ability to transcend. And when you transcend, everything below that transcendence becomes your playing field. It becomes very easy for you to play around with everything that you've transcended. That is power. Associate with Shiva. You now have access to universal Shakti and energy. That is religion. Practical terms में उसी को religion बोलते हैं. These are beings, these are principalities and powers that are very powerful, and you associate with that, you become powerful, and that power is sustainable. You don't have to keep looking for babies to kill. Pathetic. It's pathetic. It's like this one mouse life, rodent life. You go hunting, scavenging. Live like a king and a queen. For that, you have to associate with that kind of royalty of spirit. Yeah, ये कर रहे हैं, वहाँ भी वो कर रहे हैं. This is गरीब life. I don't like living गरीब. ये गरीबों वाली जिंदगी है. ये इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लेते हैं, ये लोग सेटन वर्शिप करते हैं. कितनी गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हो, अमीर बनो. And then they think they're cool also on top of that. Psychiatric patients. सबको पागल बना रहे हैं दुनिया में.
चलिए तनुश्री, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर आपके और हमारे जो चैनल के फैंस हैं और आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग. थैंक यू, प्लेजर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू.